फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय है। डार्क इल्यूजनरी स्पेस के अंदर अग्नि किलिन फायर चीलिंट ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी राक्षसी लाल पुतलियों के भीतर प्रकाश की एक किरण चमकी। बैली जिया जुए नक्काशीदार लकड़ी के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके दोनों हाथ छाती पर टिके थे। उनकी मुद्रा किसी प्राचीन महल के कुलीन व्यक्ति जैसी सुंदर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वे बिल्कुल भी सोए नहीं थे। चांदी के मुखौटे के नीचे उनकी लंबी और सनकरी फीनिक्स जैसी आंखों से हल्की ठंडी हवा निकल रही थी। सरसराहट, अनगिनत तलवारें उनके सिर के ऊपर गिरीं, जबकि बैली जिया जुए ने अपनी राक्षसी ठंडी आंखों को सिकोड़ा। उन्होंने जरा भी हरकत नहीं की, फिर भी सारी तलवारें हवा में ही रुकी हुई प्रतीत हुईं। उसके बाद बैली जिया जुए की आंखों के कोने उठे और ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिक्रिया हुई हो। वे सख्त दोधारी तलवारें महीन टुकड़ों में टूट गईं और फिर पाउडर बन गईं। काले कपड़े पहने लोग घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जमीन पर गिरे और फिर दूसरे हमले की योजना बनाकर खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति बैली जिया जुएट ने अपना हाथ पलटा और बाकी बची तलवारें ऐसा लगा जैसे किसी के नियंत्रण में हो। वे मुड़ी और उन्हीं हमलावरों की ओर जा धंसी। काले कपड़े पहने लोगों ने रोकने के लिए हाथ उठाए। वे सभी एक एक करके पीछे हट गए। उनके गले में खून का स्वाद था और उनके आंतरिक अंग दर्द कर रहे थे। ये व्यक्ति, इसने अप्रत्याशित रूप से अपनी चीख वापस पा ली थी। काले कपड़ों वाले लोगों ने फिर से सार्थक इशारे किए और वे ये खबर वापस ले जाना चाहते थे। भागना चाहते हो? बैली जिया जुए की आवाज बेहद ठंडी और दृढ़ थी। उनका हमला निर्णायक था। उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति की गर्दन पकड़ी और पूरी तरह से जानलेवा हरकत के साथ उसे धीरे से ऊपर उठाया। फिर भी उनके द्वारा की गई उन हरकतों में एक तरह का अवर्णनीय सौंदर्य था। सिर्फ एक टूटने की आवाज सुनाई दी। बैली जिया जुए ने अपने हाथ में पकड़े बेजान काले कपड़े वाले व्यक्ति को बाहर फेंक दिया। उनकी आंखों की पलकें तक नहीं झपकी, जिससे सबके मन में डर पैदा हो गया। बैली जिया जुए, तुम? काले कपड़ों वाले नेता ने देखा कि जैसे ही बैली जिया जुए ने अपना हाथ उठाया, मार्शल ची की लहरें भीतर तक समा गईं। वह चौंक भी गया और क्रोधित भी हुआ। हालांकि उसे बैली जिया जुए की उंगलियां उठने पर होने वाली भयानक विनाशकारी शक्ति का डर था, इसलिए वह अनजाने में पीछे गिर गया। इस महामुहिम का नाम, क्या यह ऐसी चीज है जिसे तुम लापरवाही से इस्तेमाल कर सकते हो? बैली जिया जुए ने अपने होंठ सिकुड़े और ठंडी मुस्कान दी। इस बार उन्होंने अपनी उंगलियों को केवल थोड़ा सा हिलाया। उनके भावशून्य चेहरे ने लोगों के लिए उन्हें देखना और भी मुश्किल बना दिया। हालांकि उनकी आवाज के साथ ही वे अनगिनत काले कपड़े पहने लोग जो पहले से ही पीछे हट रहे थे, चिल्ला उठे और एक एक करके जमीन के बल गिर पड़े। खौफ के मारे सबका रंग उड़ गया। इस क्षण, भले ही काले कपड़ों वाले लोगों के पास संख्यात्मक लाभ था, फिर भी बैली जिया जुए की इस तरह की स्वर्ग विरोधी शक्ति का सामना करते हुए उन्होंने इस मौत के देवता का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया था कि तीसरे राजकुमार ने पहले ही अपनी मार्शल शक्ति वापस पा ली है। हालांकि चूंकि वे तीसरे राजकुमार की हत्या की तैयारी कर चुके थे, इसलिए वे आसानी से हार नहीं मान सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़ों वाले लोगों का कत्लेआम अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों की लहर के बाद लहर उनकी ओर दौड़ पड़ी। खूबसूरत किशोर, जिसका मुंह बंद था, उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और इन हत्यारों को लगातार आते देखा। उसके पतले होंठ, जो पहले ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, धीरे धीरे सख्त हो गए। ओह नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये हान परिवार के सैनिक उसे बचाने के लिए नहीं आ रहे थे। शुरुआत में उसने सोचा था कि ये उसके अपने लोग हैं, क्योंकि वे सभी हान परिवार की विशिष्ट वर्दी में थे। लेकिन जब वह तलवार उसके बगल में गिरी, तब उस सुंदर किशोर ने अपने मन में कसम खाई, कमबख्त। उसने उन्हें केवल इसलिए सूचित किया था ताकि वे शाही बड़े भाई इंपीरियल ओल्डर ब्रदर को सबक सिखा सकें। उसने निश्चित रूप से उन्हें खुद को मारने की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा, अगर वे सचमुच हान परिवार के रक्षक होते तो यह असंभव था कि वे उसे पहचान न पाते। उस सुंदर किशोर ने अपना चेहरा हिलाया और बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से बदबूदार मोजे बाहर थूके। शाही बड़े भाई, वे हान परिवार के लोग नहीं हैं। उसके शब्द अभी निकले ही थे कि घोड़ों के टापों की अव्यवस्थित आवाज सुनाई दी, जो उस सुनसान लंबी गली में गूंज रही थी। यह आवाज बेहद स्पष्ट थी। ठीक उसी पल वे जो जा रही थी, मुड़ी और अपनी पीठ दीवार से सटा ली और उन आवाजों को करीब आते हुए सुनने लगी। लड़की,
युआन मिंग के कान भी खड़े हो गए और उसके तुरंत बाद उसका रूप बदल गया। वेई वेई ने इसके बारे में सोचा, सीधे छत पर छलांग लगा दी और दूर तक देखा। उसने देखा कि धूल का गुबार उड़ रहा है और हजारों सैनिक सराय इनकी दिशा में दौड़ रहे हैं। ये सैनिक आसपास के क्षेत्रों के होने चाहिए, अन्यथा इतने कम समय में उन्हें यहाँ इकट्ठा करना असंभव होता। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का पास में तैनात होना और शाम को बुलाया जाना केवल एक ही बात की ओर इशारा करता था। वे गुप्त रूप से किसी की हत्या करना चाहते थे। वेई वेई की आंखें सिकुड़ गईं और उसके मन से आवाज निकली, ओह नहीं, लड़की, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? युआन मिंग ने बड़ी घुड़सवार सेना को करीब आते देखा। लड़की, तुम आखिर क्या करने की सोच रही हो? स्पष्ट रूप से वह जानती थी कि यह खतरनाक है, फिर भी वह वापस भागी। वेई वेई का सिर नहीं मुड़ा और उसने बेरुखी से कहा, यह मेरा इंतजार करने के कारण ही था कि तीसरा राजकुमार सराय में रुका, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या में घुड़सवार सैनिक हैं। युआन मिंग की राक्षसी आवाज जारी रही, तुम्हारी वर्तमान क्षमता के आधार पर तुम उन्हें संभाल नहीं सकती। वेई वेई के होठों पर मुस्कान आ गई, यह जरूरी नहीं कि सच हो। घोड़ों के टापों की आवाज और भी करीब आ गई। अनगिनत बख्तरबंद घोड़ों का धूल भरा बादल पलक झपकते ही उनसे कुछ ही दूरी पर पहुंच गया। बैली जिया जुए सराय के ठीक सामने खड़े थे। उनका भाव हमेशा की तरह उदासीन था। उनकी लंबी और संकरी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उनके पतले होंठ उठे, जिससे एक ठंडी मुस्कान झलक रही थी। जब वेई वेई पहुंची तो उसने यही दृश्य देखा। ये कैसा समय था, फिर भी यह व्यक्ति वास्तव में मुस्कुरा सकता था। इसके अलावा उनके चेहरे के भावों में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं दिखा और ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की किसी भी चीज का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। तीसरा राजकुमार वास्तव में वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में बताया गया था। उनके शरीर से निकलने वाली सहज शालीनता को कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती थी, भले ही वर्तमान स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल थी। वेई वेई ने बैली जिया जुए के शरीर से अपनी नजरें हटाकर सामने की ओर देखा। घोड़ों के टापों की आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि वे सराय के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। वेई वेई ने अपना हाथ उठाया और हमले का सामना करने के लिए तैयार ही हुई थी कि बैली जिया जुए ने उसे जोर से खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई और उन्होंने उसे सुरक्षात्मक रूप से अपने पीछे कर लिया। वेई वेई कुछ देर के लिए सुन्न रह गई। क्षण भर के लिए उसके दिल में एक अस्पष्ट सी भावना पैदा हुई, मारो। पूरी तरह से कवच से ढके एक सेनापति ने जोर से आदेश दिया। सराय, जो पहले से ही बहुत बड़ी नहीं थी, पलक झपकते ही बख्तरबंद घुड़सवारों से ऐसे गिर गई जैसे ज्वार का पानी आ गया हो। हजारों पैदल सैनिकों ने भी उसी समय इलाके को घेर लिया। 500 मीटर के 3 हिस्सों में लोगों की 3 परतें थीं। भले ही सराय के अंदर के लोगों के पंख निकल आते, फिर भी वे बाहर नहीं उड़ पाते। पूरे आसमान में हत्या का इरादा छाया हुआ था। स्थिति किसी भी समय भयानक हो सकती थी। उस दिन की स्थिति स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित घेराबंदी थी। दुश्मन का इरादा साफ था। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बैली जिया जुए जिंदा राजधानी लौटे। हत्या की सघन लहरों के बीच वेई वेई ने अपने पास खड़े उस व्यक्ति की हंसी स्पष्ट रूप से सुनी। सिर्फ इतना था कि उस हंसी में कत्ल का इरादा साफ छिपा था। महज एक पलक झपकते ही उन्हें घेरने वाले सैनिक कतार दर कतार नीचे गिर गए, मानो वे किसी तूफान से तबाह हुए जंगल के पेड़ हों। उनके पास आने वाला एक भी सैनिक बच नहीं सका। वेई वेई के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी भयानक हमले की शक्ति भी कुछ ऐसी थी जिसे केवल तीसरा राजकुमार ही हासिल कर सकता था। खबरों के अनुसार वह गोल्ड रैंक का 10वां स्तर था। उसके बगल वाली लड़की पर हमला करना शुरू करो, काले कपड़े पहने एक व्यक्ति दूर से चिल्लाया। ये साफ देखा जा सकता था कि वो उन लोगों का नेता था। उनमें से कुछ अभी भी थोड़े बुद्धिमान थे। केवल इतना था कि उन्होंने थोड़ा गलत अंदाजा लगाया, और वह इसलिए क्योंकि जिस लड़की पर वे हमला करना चाहते थे वो कोई कमजोर महिला नहीं थी। जैसे ही हिलियन वेई वेई के होठों के कोने मुड़े, उनके किनारे वाले हाथ ने एक तरफ झुककर तुरंत एक छाता प्रकट कर दिया जहां पहले कुछ नहीं था। उनकी सुंदर कलाई घूमी और छाते के ऊपरी हिस्से के साथ अनगिनत हथियार नीचे गिर गए, जिसके बाद कई चीखें सुनाई दी। उनमें से कोई भी लोग उन्हें छू तक नहीं पाए थे। इसके विपरीत वे उनके द्वारा इस कदर पीटे गए कि अब खड़ा होना भी एक समस्या थी। बैली जिया जुए मुड़े और उन्हें देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान की एक लकीर उभर आई। उस राक्षसी मुस्कान में कुछ अस्पष्ट सा छिपा था। पता नहीं यह अनजाने में था या जानबूझकर, लेकिन उन्होंने फिर से हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। उनके स्वर में उदासीनता थी। तुमने मुझ पर छींटे उड़ा दिए हैं। तभी वेई वेई ने प्रतिक्रिया दी।
एक खास महामहिम को माइसोफोबिया गंदगी से अत्यधिक चिढ़ था और वे बिल्कुल नहीं समझते थे कि लड़ने और मारने की प्रक्रिया में खून के छींटे पड़ना सामान्य बात है। जो वास्तव में असामान्य था वो उनका व्यवहार था, जिन्होंने पहले ही कई लोगों को मार डाला था लेकिन बिना खून की एक भी बूंद लगे। चलो, बेली जिया जुए की आंखें सिकीं। उन्होंने वेई वेई को अपनी बाहों में खींच लिया क्योंकि वे इस समूह के लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। ये समूह हमेशा बेहद निर्दयता से काम करता था। इसके अलावा वे गुंजाइश की जरा भी कमी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनका नेता आसानी से हार नहीं मानेगा। वेई वेई ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया क्योंकि अधिक से अधिक लोग उन्हें घेरते जा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में कोई मारा ही नहीं गया हो। दुश्मन के पास अग्नि बाण फायर एरोज भी थे। भले ही उनके पास 3 सिर और 6 भुजाएं असाधारण क्षमताएं हों, फिर भी इस तरह के हमले से खुद को मुक्त करना आसान काम नहीं होने वाला था। वेई वेई ने धीरे धीरे करीब आते उन काले कपड़ों वाले लोगों को देखा और जान गई कि ये सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया था। वे जीत के दृढ़ संकल्प और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। ताकत का मुकाबला सिर्फ ताकत से करने का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। बेहतर यही होता कि तीसरे राजकुमार यहां से चले जाते और वह खुद पीछे के हालात संभालने के लिए रुक जाती, फिर भागने का मौका ढूंढती। वेई वेई ने क्षण भर के लिए इस पर विचार किया, फिर बेली जिया जुए से दबी आवाज में कहा, आप पहले जाए, मैं। यह महामहिम इस तरह का निहायत ही बेवकूफी भरा विचार नहीं सुनना चाहता। बेली जिया जुए ने वेई वेई को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और उन्हें गुस्से से घूर कर देखा। उनकी आंखों में एक ठंडी सिहरन थी जो बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। वेई वेई थोड़ी ठिठक गईं। तीसरे राजकुमार की बुद्धिमत्ता के आधार पर वे निश्चित रूप से उनका इरादा समझ गए थे और यह भी स्पष्ट रूप से समझते थे कि यह वास्तव में सबके लिए फायदेमंद था। लेकिन वे ऐसा क्यों नहीं करना चाहते थे? वेई वेई ने अपना सिर उठाया और कुछ कहने ही वाली थीं। तभी उन्हें पीछे से किसी ने पकड़ा और कंधे पर उठा लिया, जबकि उनके कान के पास एक उदासीन आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हारे पास लंबी चौड़ी बातें करने का समय है तो बेहतर होगा कि हम जल्दी भागें। इसके बाद हजारों घूरती आंखों के बीच वेई वेई को एक महामहिम ने एक हाथ से अपने कंधे पर उठा लिया, जबकि उनका दूसरा हाथ लगातार लड़ाई में लगा रहा। चाहे कितने भी लोगों ने उन पर हमला किया हो, बेली जिया जुए नहीं रुके। उनके अतुलनीय सुंदर कदम एक आश्चर्यजनक गति से चलते रहे। वेई वेई ने बेबस होकर उस युवक के दुबले लेकिन गठीले कंधे को थपथपाया और चाहा कि उन्हें कुछ करने का मौका मिले, चाहे वह किसी को काटना ही क्यों न हो। वे काले कपड़े पहने हत्यारे एक एक करके आगे झपटे और उनकी और बेली जिया जुए की दिशा में लगातार हमले किए। जैसे ही उनके सामने काले कपड़ों वाले लोगों का समूह गिरता, पीछे वाले तुरंत आगे बढ़ जाते। कोई नहीं जानता था कि दुश्मन ने कितनी जनशक्ति तैयार की थी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भले ही वे और बेली जिया जुए लोहे के बने होते, फिर भी वे खड़े नहीं रह पाते। शुरुआत में उन दोनों के बीच बेली जिया जुए ही उन्हें उठाए हुए थे। उसके बाद वे एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर टिक गए। धीरे धीरे तीरंदाजों ने और भी तीर चलाने शुरू कर दिए, जब तक कि तीरों की सघनता बहुत बढ़ नहीं गई। वेई वेई को डर था कि इस तरह के तीर बेली जिया जुए को घायल कर देंगे, इसलिए उन्होंने तेजी से अपना शरीर घुमाया और उन सबको रोकने में उनकी मदद की। तभी बगल में खड़े काले कपड़े वाले व्यक्ति ने संभवतः यह अनुमान लगा लिया था कि वेई वेई ऐसा करेगी और उस क्षण का फायदा उठाया जब वह बेली जिया जुए की रक्षा कर रही थी। उसने अपने हाथ की दोधारी तलवार बदली और सीधे वेई वेई की दिशा में हमला कर दिया। बेली जिया जुए की नजर ठिठक गई। उन्होंने वेई वेई को पकड़ा और घुमाया, उन्हें काले कपड़ों वाले व्यक्ति से बचाने के लिए तेजी से अपनी ओर खींच लिया। हालांकि इसी चक्कर में उनके अपने हाथ में एक अग्नि बाण सीधे धंस गया। मालिक! अग्नि किलिन फायर चीलिन खौफ के मारे चिल्लाया और तेजी से पास आया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और धरती कांप उठी, एक ऐसा झटका जिसने पूरे आर्मामेंट सिटी को हिलाकर रख दिया। वेई वेई और भी विचलित हो गई जब उसने खून को तेजी से निकलते देखा, जिसने उसके कपड़ों को काला कर दिया। उसका दिल अचानक बैठ गया और उसने हमले की दूसरी लहर को रोकने के लिए हाथ उठाया। फिर उसके पैर ने उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को इतनी दूर दे मारा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। तीर पर जहर लगा है। वेई वेई ने काले रंग के खून की ओर देखा और उसकी नजर तुरंत बदल गई। ये स्ट्रेंथ स्कैटरिंग पॉइजन शक्ति बिखेरने वाला जहर है। शक्ति बिखेरने वाला जहर एक प्रकार का अत्यंत घातक जहर था, विशेष रूप से मार्शल कलाकारों के लिए। ये किसी व्यक्ति की सारी मार्शल की छीन सकता था।
तर्कसंगत रूप से इस तरह का जहर वॉर ड्रैगन एम्पायर के भीतर नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि किसी ने अप्रत्याशित रूप से अभी भी इसका इस्तेमाल किया था। जैसे ही वेई ने बेलीजिया जुए के हाथ को करीब से देखा, उनके मन में अनगिनत विचार कौंधने लगे। काले कपड़ों वाले लोग पागलों की तरह झपटे। भले ही उनके दिलों में अचानक प्रकट हुए अग्निकिलिन का डर था, फिर भी वे जानते थे कि एक बार जब अनुबंधित मालिक कंट्रैक्टेड मास्टर घायल हो जाता है, तो आत्मा पशु स्पिरिट बीस्ट चाहे कितना भी भयंकर या शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास अपने मालिक के साथ तालमेल बिठाने का कोई रास्ता नहीं रहता। इतना ही नहीं, जब तक तीसरा राजकुमार अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार जारी रखेंगे, उनकी मार्शल की तेजी से घटती जाएगी। एक बार जब ये खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी, तो उन्हें हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तीसरे राजकुमार को वास्तव में उनके अपने आत्मा पशु द्वारा काट लिया जाएगा। उनकी नसें मरीडियंस टूट जाएंगी। यही कारण था कि वे काले कपड़ों वाले लोग बिना किसी संकोच के लगातार पीछा कर रहे थे और हार मानने को तैयार नहीं थे। बेलीजिया जुए ने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखों की पुतलियां और गहरी होती गईं। ये देखकर वे ठिठक गई और उसकी उंगलियां तुरंत भिंच गईं। वह जानती थी कि जब तक बेलीजिया जुए अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार करेंगे, उनके शरीर में जहर तेजी से फैल जाएगा। जब वह समय आएगा, तो उन्हें डर था कि वे ऐसा नहीं चलेगा। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वे अपनी सारी किक खो दें। वे का आमतौर पर हमेशा रहने वाला आलसी भाव अचानक बेहद ठंडा और तीखा हो गया। युआन मिंग, उसने अपने अनुबंधित राक्षस कंट्रैक्टेड डेमन को बुलाने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। उसकी आंखों की चमक थोड़ी बढ़ गई, बिल्कुल एक राक्षस की तरह। मैं तुम्हारे अनुबंधित मालिक के रूप में अपनी पहचान का उपयोग कर तुम्हें उन्हें मारने का आदेश देती हूँ। युआन मिंग ने अपने पतले होठों को चाटा। उनकी आत्माओं का क्या होगा? उन्हें खुद को पुष्ट नष्ट करने दो। जैसे ही वेई की आवाज थमी और उसके लंबे बाल थोड़े हिले, उसके पास का वातावरण ऐसा लगा जैसे बदल गया हो। धीरे धीरे यह आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। काले कपड़े पहने लोग एक के बाद एक शून्य में ताकने लगे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उनकी आंखें खुलने में असमर्थ थीं क्योंकि एक भीषण आंधी चलने लगी थी। वे केवल इसे रोकने के लिए अपने हाथ उठा सकते थे। इसके बाद ठीक इसी क्षण वेई ने बेलीजिया जुए का हाथ पकड़ा। उनका पूरा शरीर एक म्यान से निकली तलवार की तरह था जब वे सीधे काले कपड़ों वाले लोगों के केंद्र की ओर झपटी। वे जहां भी गईं, कोई भी बच नहीं सका। उन काले कपड़ों वाले लोगों को केवल अपनी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकती महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ से उनका गला घोंट दिया हो। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उनकी सांसें पहले ही टूट चुकी थीं। अचानक उठी आंधी ने काले कपड़ों वाले लोगों के नेता को थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर दिया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या कहाँ है। ये समय केवल कुछ दसियों सेकंड का था। उसने केवल एक बवंडर को फूटते और चारों ओर घूमते देखा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखों के सामने जो भी मृत लोग थे, वे उसके अपने लोग थे और वह नहीं जानता था कि जिस तीसरे राजकुमार को वह पकड़ना चाहता था, वह कहाँ चला गया था। केवल एक चीज जिसके बारे में वह सुनिश्चित था, वह ये थी कि वे दो लोग बहुत दूर नहीं भागे थे, क्योंकि बवंडर पास में ही गायब हो गया था। काले कपड़े वाले व्यक्ति का निर्णय सही था। वे और बेलीजिया जुए वास्तव में बहुत दूर नहीं भागे थे। वे के शरीर की सहनशक्ति सीमित थी। अगर आज ये जानलेवा घेराबंदी नहीं होती, तो वह ऐसी चाल नहीं चलती जिसमें उसे अपनी साधना को एक राक्षस की शक्तियों के साथ जोड़ना पड़ता। पहला, क्योंकि इस पद्धति में बहुत अधिक मार्शल की बर्बाद होती थी। दूसरा, यदि तेज नजर वाले किसी व्यक्ति ने उसके तरीके देख लिए, तो वे जान जाएंगे कि यह एक राक्षस से संबंधित था और वॉर ड्रैगन एम्पायर के भीतर राक्षसी शक्तियों की साधना करना वर्जित था। जहां तक राक्षसी शक्तियों की साधना करने वाले लोगों का सवाल था, चारों महान कुल सबसे पहले उन्हें खत्म करने का काम करते थे। यहां तक कि शाही परिवार भी राक्षसी साधना डेमोनिक कल्टिवेशन के पूरी तरह खिलाफ था, क्योंकि वॉर ड्रैगन एम्पायर के भीतर एक किंवदंती थी। कई हजार साल पुरानी इस किंवदंती के अनुसार इस डिवाइन कॉन्टिनेंट पर शुरू में वास्तव में मनुष्यों का शासन नहीं था। इसके बजाय ये पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित था जिसकी रगों में राक्षस वंश का रक्त बहता था। हालांकि उसे सत्ता में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बाहरी दुनिया कितनी भी फले फूले, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह केवल अपने महल में रहता था, उस सुंदरता और अमर जीवन का स्वामी था जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था, एक ऐसा शैतान जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा था।
चाहे वे आत्मा, पशु, स्पिरिट बीस्ट्स हो या मनुष्य, उन सभी के मन में उसके प्रति एक प्रकार की असामान्य श्रद्धा और पूजा का भाव था। वे उसके करीब आना चाहते थे, फिर भी साथ ही अपने दिलों में उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन मानव जाति को हमेशा के लिए एक राक्षस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सभी प्रभावशाली कुलों ने इस व्यक्ति के पास जाने के लिए एक युवती को भेजा। वह युवती कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इस दुनिया में उसके अलावा कोई इतना भव्य और कुलीन व्यक्ति भी हो सकता है। वह केवल सिंहासन पर बैठा रहता और उसकी ओर देखता तक नहीं था, बल्कि खिड़की के बाहर जंगल को ठंडे और विरक्त भाव से देखता रहता। वह अपना चेहरा एक हाथ से टिकाकर लापरवाही से मुस्कुराता, जिससे आकाश और पृथ्वी भी फीके पड़ जाते थे। बस वैसे ही उस युवती को उस व्यक्ति से प्यार हो गया। लेकिन अंतिम क्षण में मानव जाति द्वारा पूरे महाद्वीप पर शासन करने में सक्षम होने की खातिर उसने उसे धोखा देना चुना। वह दो बौद्ध भिक्षुओं से मिली जिनके पास उनके शुद्ध जीवन से प्राप्त गहन जादुई शक्तियां थीं। उन्होंने डिवाइन कॉन्टिनेंट की पर्वत श्रृंखला के साथ चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में 4 सील्स स्थापित की, जिनमें राक्षसों को वश में करने और उन्हें खत्म करने की शक्ति थी। इतिहास के इस संक्षिप्त अंश को ताओवादी धर्मग्रंथों में इस प्रकार दर्ज किया गया है। उस समय पृथ्वी पर भूस्खलन हुआ और जमीन फट गई। भूत रोने लगे और देवता चीखने लगे। 7 दिनों और 7 रातों तक लगातार खून की बारिश हुई। राक्षसों के झुंड अनंत काल के लिए पाताल लोक में फंस गए ताकि वे फिर कभी रोशनी न देख सकें। ये सब उस राक्षसी व्यक्ति को फंसाने के लिए किया गया था, क्योंकि वह युवती जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली है। यदि वह थोड़ा भी कमजोर होता तो वे उसे दबा नहीं पाते। इसके अलावा उसके पास चारों तत्वों पर नियंत्रण रखने वाला एक आत्मा पशु था, एक अग्निकिलिन फायर चीलिन। बस इसी तरह वह व्यक्ति गायब हो गया और यहाँ तक कि चारों तत्वों वाले आत्मा पशु अग्निकिलिन को भी काफी चोटें आई और अंत में उसे स्पिरिट फॉरेस्ट में रखा गया। अनगिनत लोग उसे पालतू बनाना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे प्रतिबंधित करने के लिए अनुबंधों का उपयोग करने का प्रयास किया। फिर भी बार बार इसके बजाय वे खुद ही उसके द्वारा भस्म कर दिए गए। जब अग्निकिलिन फिर से प्रकट हुआ तो चारों महान कुलों के प्रतिभाशाली लोग घबरा गए, क्योंकि खबरों के अनुसार जिस व्यक्ति को अग्निकिलिन द्वारा चुना जाता था वह बहुत संभवतः उस पीढ़ी का राजा बन सकता था। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। जब वे किसी ऐसे मामले से मिलते हैं जो उन्हें प्रभावित करता है तो वे हमेशा वही करके प्रतिक्रिया देते हैं जिससे उन्हें सबसे अधिक लाभ हो, यहाँ तक कि वे बेरहमी से हत्या भी कर देते हैं और किसी को नहीं छोड़ते। तीसरे राजकुमार ने तो राक्षसी शक्तियों की साधना भी नहीं की थी, फिर भी वे उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। यदि दूसरों को पता चल जाता कि उसके पास एक शैतान का दूत युआन मिंग है तो वह सोचती थी कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसीलिए अतीत में वेई वेई ने कभी युआन मिंग को आदेश नहीं दिया था। ये ठीक उसी डर से था ताकि वह पकड़ी न जाए। वर्तमान में वह केवल यही उम्मीद करती थी कि उसकी अभी की हरकतें बहुत तेज थीं। यह अच्छा होता यदि तीसरे राजकुमार को कुछ भी महसूस न हुआ हो। ये सोचते हुए वे उस युवक की ओर मुड़ी और देखा। उसने पाया कि उनके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों है? वे ने अपनी लंबी और सुंदर भौहें सिकुड़ी। स्ट्रेंथ स्कैटरिंग पॉइजन, शक्ति बिखेरने वाला जहर का प्रभाव लोगों को अंधा करना तो नहीं था, है ना? बैली जिया जुए की आवाज धीमी थी। 10 साल पहले वाला जहर फिर से उभर आया है। क्या आप शाही महल के भीतर लगी उस भीषण आग की बात कर रहे हैं? वे की आंखें सिकुड़ गईं। चारों महान कुलों के लोग सचमुच बहुत ही दुष्ट और निर्दयी थे। मुझे अपना हाथ दीजिए। चाहे पहले का जहर जो भी हो, उसे पहले वर्तमान जहर का इलाज करने की जरूरत थी। बैली जिया जुए थोड़ा रुके और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। एक झटके के साथ वे ने उनकी आस्तीन को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। वह उस जहर की घातकता से वाकिफ थी, फिर भी उसने कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से अंदर समा जाएगा। अब समय नहीं बचा था। घाव के आसपास की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। उसे तुरंत कोई रास्ता सोचना था। यदि उसके पास कुछ औजार होते तो वह उनकी ओर से एक छोटा ऑपरेशन कर सकती थी। उसे पहले भी कई पहचानें छिपानी पड़ी थीं, इसलिए वे छोटे सर्जिकल ऑपरेशन उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। हालांकि अभी न केवल उनके पास कोई औजार थे, बल्कि वे काले कपड़े पहने लोग भी अभी गए नहीं थे। कुछ ही समय में वे उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन इस तरह के जहर में देरी नहीं की जा सकती थी। यदि वे इलाज में देरी करते रहे तो तीसरा राजकुमार बहुत संभवतः विकलांग हो सकता था। वे पहले ही वॉर ड्रैगन एम्पायर में एक बेकार व्यक्ति होने का स्वाद चख चुकी थी।
लगभग हर दिन जिस शरीर में वह थी वह उसे याद दिलाता था कि मार्शल ची न होने के कारण ही उसे अपमान सहना पड़ा था। बेली जिया जुए उस भीषण आग के कारण पहले भी एक बार अपनी मार्शल शक्ति खो चुके थे। वे जानती थी कि लोगों के लिए निचले पद से ऊंचे पद पर जाना स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन ऊंचे पद से नीचे गिरना दिल में ऐसा दर्द पैदा करता है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। और यह उस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा सच था जो बेली जिया जुए की तरह एक पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट था। जो भी हो, अगर वह वे वहां ना होती तो वह तीर निश्चित रूप से उनके द्वारा बचा लिया गया होता। वे ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी लंबी और सनकरी खूबसूरत आंखों ने अपनी सामान्य उदासीन बर्फ जैसी ठंडक खो दी थी। उनमें कोई भी रोशनी प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। उनके हाथ के नीचे की त्वचा तप रही थी, वैसी नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। उनके शरीर से निकलने वाले तपते तापमान से वे चौंक गई। इसके अलावा वह तापमान आश्चर्यजनक रूप से अधिक था। आपको बुखार है? ये कब से शुरू हुआ? वह जानना चाहती थी कि क्या यह उनके अपने शरीर के कारण हो रहा था या इसका स्ट्रेंथ स्कैटरिंग पॉइजन से कुछ लेना देना था। बेली जिया जुए ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा जो उनसे केवल 1 फुट की दूरी पर थी। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। काले कपड़ों वाले लोगों से बचने के लिए उसका पूरा शरीर बस उनकी बाहों में टिका हुआ था और वह किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक आज्ञाकारी थी। हालांकि बुखार, बेली जिया जुए चाहे कैसी भी स्थिति हो ठंडे और उदासीन ही रहते थे। मुझे बुखार है, ये सुनकर वे व्यावहारिक रूप से लगभग अवाक रह गई। क्या यह संभव था कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें बुखार कब से शुरू हुआ? इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ। आपको सिरदर्द के समय महसूस होना शुरू हुआ? वे ने देखा कि उस युवक ने अपनी लंबी भौहों को दबाने के लिए अपनी पतली उंगलियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उनकी लंबी आस्तीन ऊपर हुई, उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। बेली जिया जुए का चेहरा उन्हें खालीपन से देख रहा था। वे का मुंह 2 बार फड़का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ये भी नहीं पता था कि आपका सिर कब दुखने लगा, है ना? मुझे पता है। एक खास महामहिम ने काफी अनमने मन से उनसे 2 शब्द कहे। वे ने एक बहुत ही लंबी आह भरी। आखिरकार ये कहा जा सकता था कि वे अभी भी संवाद कर सकते थे। उस दिन जब तुम मुझसे भाग गई थी, यहां तक कि एक खास महामहिम के बोलने का तरीका भी नहीं बदला। उस शालीनता के भीतर उस व्यक्ति की बर्फ जैसी ठंडक थी जो ऊंचे पद का दावा करता है। वे किस तरह की स्थिति के बीच में थे? फिर भी तीसरे राजकुमार अभी भी उन्हें तनाव देने के मूड में थे। क्या वे उनकी अपराधबोध की भावना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या क्या? नहीं, तीसरे राजकुमार को उस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वे ने अपनी भावनाओं को फिर से व्यवस्थित किया। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि आपको पहले से ही 3 दिनों और 2 रातों से बुखार है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? हर किसी ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। तीसरा राजकुमार कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता थे। मुझे यकीन नहीं है। बेली जिया जुए का चेहरा झुक गया। उनकी भावशून्य अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदासीन थी, चाहे उनके खून में कोई भी घाव क्यों न हो। यही था, ऐसा लग रहा था कि स्थिति अभी भी उतनी भयानक नहीं थी। कम से कम शक्ति बिखेरने वाला जहर अभी तक उतनी गहराई तक नहीं पहुंचा था। वे की नजर घूमी और बेली जिया जुए के हाथ पर जा टिकी। इस पर और अधिक सोचे बिना उसने दृढ़ संकल्प के साथ एक सांस ली, जिसके बाद वह तेजी से झुकी। बेली जिया जुए की उंगलियां रुक गईं और उनके ठंडे पतले होंठ थोड़े फड़कने लगे जब उन्होंने देखा कि वे उनके खातिर जहर चूस रही थी। अचानक उनकी आंखों की चमक केंद्रित हुई और उन्होंने सीधे तौर पर उसे एक तरफ धकेल दिया। उसकी कलाई को जोर से पकड़ते हुए उनकी आवाज बेरुखी भरी थी। क्या तुम नहीं जानती कि यह किस तरह का जहर है? फिर भी तुम इसे यूं ही चूस रही हो। स्ट्रेंथ स्कैटरिंग पॉइजन, शक्ति बिखेरने वाला जहर। थू। वे ने उस काले खून के घूंट को बाहर थूका जो उसने अभी चूस कर निकाला था, फिर लापरवाही और सहजता से उनकी नजर का सामना किया। यह महज थोड़ी सी मार्शल ची की तो है। अगर बात वहां तक आई तो मैं फिर से साधना करके इसे ठीक कर लूंगी। मैं कहती हूँ महामहिम, एक अंधे व्यक्ति के रूप में क्या आप थोड़े अधिक आज्ञाकारी नहीं हो सकते? उनकी आंखें अब देख नहीं सकती थीं, फिर भी वे इतने उग्र हो सकते थे। वाकई वे सचमुच इंसान नहीं हैं। वे ने एक लंबी आह भरी और अगले ही मौके पर फिर से जहरीला खून चूसकर निकालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन बेली जिया जुए ने सीधे अपने बाएं हाथ से उसके सिर को दबा दिया। यह महामहिम सोच रहा है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, जब आपके पास ताकत आ जाए तब मुझे 9 पीढ़ियों के विनाश 9 फैमिलियल एक्सटर्मिनेशन की सजा दे दीजिएगा, ठीक है। जब वे नीचे झुकी तो वह अस्पष्ट स्वर में बोली, सबसे अच्छा तो ये होगा कि हेलियन परिवार के उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। इससे वह अपनी खुद की ताकत बर्बाद करने से बच जाएगी। बेली जिया जुए की आंखें ऐसा लगा जैसे थोड़ी चमकी हो जब उन्होंने अपने सामने इस चंचल छोटे सिर को देखा। उनकी पुतलियों की गहराई में कोमलता की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यह महिला आमतौर पर शातिर और निर्दयी थी, फिर भी जब वह शालीन व्यवहार करती थी तो वह काफी आकर्षक लगती थी। ठीक है, ये काफी हद तक स्वीकार्य है। वे ने लगातार कई बार जहर चूसा और उस काले खून को जमीन पर थूक दिया, फिर घाव की ओर देखने लगी। हालांकि यह अभी भी महज एक अस्थायी उपाय है। हमें जल्द से जल्द कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां बाकी बचे जहर को पूरी तरह से खत्म करने में आपकी मदद की जा सके। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने फिर से लगातार 2 बार जहर थूका। उसके होठों की सतह थोड़ी सुन्न महसूस हो रही थी और वह महसूस कर सकती थी कि उसकी कुछ की चीख शून्य में बह गई है। हालांकि इसे अभी भी एक बहुत अच्छा परिणाम माना जा सकता था। जैसा कि उसने कहा था, एक बार जब वह फिर से साधना करेगी तो वह ठीक हो जाएगी। इसके विपरीत युआन मिंग दुष्टता से हंसा। लड़की, तुम इस तीसरे राजकुमार के प्रति वास्तव में बहुत उदार हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके प्यार में पड़ गई हो? वे हे करके 2 बार हंसी और अपनी चेतना के भीतर जवाब दिया, क्या तुमने हमेशा यह नहीं कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं? तो क्या अब तक ऐसा हुआ है? या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह सीनियर युआन मिंग तुम्हें भाव नहीं देता, इसलिए तुमने मेरे सामने अपने चुने हुए विकल्प इस तीसरे राजकुमार का दिखावा करने का फैसला किया है। युआन मिंग के आत्मो नार्सिसिज्म का स्तर निश्चित रूप से उसकी उम्र के सीधे आनुपातिक था। वे की भौहें तन गईं। अब तुम होश में आ जाओ। खराब आंखों वाला व्यक्ति भी जानता है कि वास्तव में तुम ही विकल्प ऑल्टरनेट हो। भले ही तीसरा राजकुमार एक अपराधी ईवल डूअर था, फिर भी वह एक पूर्ण अपराधी था। बाकी कोई भी वास्तव में उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे की नजर फिर से बेली जिया जुए के चेहरे की तरफ गई। वह सोच रही थी कि आखिर इस अपराधी का असली रूप कैसा है। सब कहते थे कि उस भीषण आग ने तीसरे राजकुमार के रूप को नष्ट कर दिया था। इसीलिए तीसरे राजकुमार को हर समय चांदी का मुखौटा पहनना पड़ता था। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी और ने उनका असली चेहरा नहीं देखा था। अतीत में वे ने भी इस अफवाह पर विश्वास किया था। हालांकि वर्तमान में वे को वास्तव में लगा कि इस अपराधी की शैली के आधार पर उसका चेहरा नष्ट नहीं हुआ होगा। ये सब बहुत संभवतः उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर फैलाई गई केवल एक दिखावटी अफवाह स्मोक एंड मिरर्स थी। कहा जाता है कि उत्सुकता बिल्ली को मार देती है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। वे उस व्यक्ति को जितना करीब से देखती थी उसका दिल उतना ही मचलने लगता था। उनके बहुत करीब होने के कारण उसकी नाक चंदन की उस सुगंध से भर गई थी जो उनके चारों ओर मंद छाई रहती थी, मानो वे किसी व्यक्ति को एक बहुत छोटी सी दुनिया के भीतर छांव दे सकें। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल या अराजकता हो या स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, उसका एक छोटा सा अंश भी उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता था। इसके विपरीत ये किसी व्यक्ति को वह विरक्ति इंडिफरेंस प्रदान करता है जो पूरी दुनिया को अपनी हथेली में रखने से आती है। वे की आंखों की चमक बदली। भले ही वह जानती थी कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वह तीसरे राजकुमार के करीब होने के इस अवसर का फायदा उठाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर वह दिखता कैसा है। यही सोचते हुए वे ने सावधानी से अपना हाथ उठाया और वह उस चांदी के मुखौटे को तेजी से हटाने ही वाली थी कि तभी उस व्यक्ति के हाथ ने आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली। बहुत गहरी आवाज में वह बोला, फिर से शरारत, हम यहाँ फंस गए हैं। मैंने सोचा बस कुछ करने के लिए ढूंढ लूं। वे ने पछतावा करने का नाटक करते हुए जवाब दिया, मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी कितनी जवान हूँ, फिर भी मारने के लिए घेर ली गई हूँ। मैं मौत के दरवाजे पर हूँ, इसलिए अंदर जाने से पहले मैं बस अपने साथ वाले व्यक्ति का चेहरा जानना चाहती थी। उसके बेहद भावुक स्वर को सुनकर बेली जिया जुए के पतले होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। पता नहीं ये जानबूझकर था या अनजाने में, लेकिन उनकी सांसें धीरे धीरे उसके बाएं कान के ऊपर महसूस हुईं। उनके जवाब में एक और गहरा अर्थ छिपा था, तुम निश्चित रूप से महज मेरा चेहरा देखने के बारे में नहीं सोच रही हो, है ना? मुझ जैसे व्यक्ति को अच्छे या बुरे रूप की बहुत परवाह नहीं होती। विश्लेषण करने पर यह अभी भी उसकी उत्सुकता ही थी जो शरारत कर रही थी।
वेई वेई ने अपने कंधे उचकाए और उत्सुकता से आगे बढ़ती रही। बेली जिया जुए गहरी हंसी हंसे, जो जादुई रूप से ठंडी और उदासीन थी, फिर भी उसमें ऐसी सूक्ष्मताएं थी जिन्हें वेई वेई समझ नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरा मुखौटा हटाने वाले व्यक्ति को जीवन भर मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम वाकई इसे हटाना चाहती हो? जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वेई वेई ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। बेली जिया जुए स्वाभाविक रूप से उसकी हलचल को महसूस करने में सक्षम थे। उनकी पुतलियां जो पहले खाली थीं, अचानक उग्रता में डूब गईं। उनके मुंह के किनारों पर भी एक हल्की बर्फीली ठंडक छा गई। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर भागना चाहती हो। और उन्होंने अभी सोचा था कि वह कितनी शालीन है। ऐसा लगा कि सब कुछ महज एक गलतफहमी थी। लोमड़ी जैसा शिकार हमेशा बहुत चतुर और धूर्त होता है। उनका सामना करते समय उन्हें अभी भी अपनी सतर्कता में ढील नहीं देनी चाहिए। ये सोचते हुए बेली जिया जुए ने अपना सुन्न पड़ा हाथ उठाया और उसे अपने माथे पर दबाया। उनकी हरकत देखने के बाद वेई वेई का जो हाथ पीछे हटा था, वह फिर से आगे बढ़ा। हालांकि वह उनका चांदी का मुखौटा उठाने नहीं गया। इसके बजाय उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से बैक ऑफ हैंड का इस्तेमाल उनके माथे को दबाने के लिए किया। उसका हाथ बहुत ठंडा था। उनके तपते माथे पर रखे जाने से असहज महसूस कर रहे बेली जिया जुए की भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। लेकिन उस तापमान से जलने पर वेई वेई ठिठक गई। बुखार कम नहीं हुआ था। इसके अलावा तापमान लगातार बढ़ रहा था। भले ही तीसरा राजकुमार इंसान नहीं थे, फिर भी उन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। वेई वेई ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि उसे पास ही से कदमों की आहट सुनाई दी। उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था। वेई वेई की सांसें थोड़ी धीमी हो गईं। तीर आने से पहले उसकी उंगलियां तेजी से फैली और एक छाता प्रकट हो गया जहां पहले कुछ नहीं था। उसकी लंबी टांगें घूमी और 3 या 4 काले कपड़े वाले लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। चलो, वेई वेई बेली जिया जुए को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उनका वह दुबला और सुंदर शरीर वहां शांति और सहजता से खड़ा था, जबकि उनकी उंगलियां उनके शरीर पर लगी उस धूल को झाड़ रही थी जो वहां थी ही नहीं। उनकी आवाज पहले की तरह भावशून्य थी। उसकी जरूरत नहीं है। वेई वेई की भौहें तन गईं। बेली जिया जुए की आंखें सामान्य दिख रही थी जब उन्होंने उसे पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन उनके स्वर में एक ऐसी दुष्टता थी जो पहले कभी नहीं थी। अब हमारी संख्या उनसे ज्यादा है। उस व्यक्ति के शब्द अभी खत्म ही हुए थे। तभी वेई वेई ने देखा कि कुछ ही दूरी पर अनगिनत युद्ध के घोड़े उमड़ पड़े और दूर से करीब आने लगे। वे सभी लोग घुड़सवार सेना की काली वर्दी पहने हुए थे। उनके चेहरों पर एक काला मुखौटा था। उनके हाथों में एक मुड़ी हुई एकधारी तलवार, कर्व्ड स्वॉर्ड, थी। वे एक काली हवा की तरह लग रहे थे जो सब कुछ निगल जाती है। वे जहां से भी गुजरते, पीछे खून की नदियां छोड़ जाते। हालांकि वो व्यक्ति उस खून से लथपथ मैदान के बीच बस खड़ा रहा। उसकी आंखें झपकी तक नहीं, बिना धूल का एक कण भी आकर्षित किए। उनकी स्वच्छता और बर्फ जैसी ठंडी विरक्ति हमेशा एक देवता की तरह थी। हालांकि वे जानती थी कि वे कभी कोई दयालु या क्षमाशील देवता नहीं थे, बल्कि इसके बजाय एक शैतान, डेविल, थे। ये तो शैडो गार्ड्स हैं। वे यहाँ कैसे प्रकट हुए? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि तीसरा राजकुमार अपने साथ एक भी व्यक्ति नहीं लाया है? काले कपड़े पहने लोग एक दूसरे को हतप्रभ होकर देखने लगे। वे अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरी तरह से बेखबर थे। एक एक करके उन्होंने उन घुड़सवारों की ओर देखा जो दोनों ओर से उन्हें घेर रहे थे। उनके हाथों में जो तलवारें थीं, वे भी तुरंत गिर गईं क्योंकि वे भागने का अवसर तलाशना चाहते थे। हालांकि बेली जिया जुए भला ऐसा कैसे होने दे सकते थे? वे उस स्थान पर खड़े थे जहां हवा बह रही थी, ऊंचाई से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने शांति और बिना किसी जल्दबाजी के एक सफेद रूमाल लिया और वेई वेई की उंगलियों पर लगे खून के धब्बे को पोंछने लगे। उनके पतले होंठ थोड़े खुले। मार दो, ये केवल एक शब्द था, फिर भी वेई एक अभूतपूर्व दबाव का विस्फोट महसूस कर सकती थी। जैसे ही घुड़सवारों का सघन जत्था वहां से गुजरा, घोड़ों, लोगों और उनकी मार्शल ची की गूंजती आवाजें फूट पड़ी। अब ये किंवदंतियों का वह गोस्ट पैलेस था जो बिना कोई निशान छोड़े 3000 कौवों का शिकार कर देता है। वेई को लगभग ये संदेह भी हुआ कि क्या तीसरे राजकुमार ने वास्तव में जानबूझकर ऐसा किया था। क्या उन्होंने जानबूझकर तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि सभी काले कपड़े वाले लोग सामने नहीं आ गए, और फिर बड़े पैमाने पर संहार करने के लिए घुड़सवार सेना को तैनात किया? जब वह ये सोच ही रही थी, वेई को अपना कंधा भारी महसूस हुआ। जो व्यक्ति पहले खड़ा था, वह अचानक उसके कंधे पर झुक गया।
वेई वेई के दोनों हाथों ने उसे सहारा दिया। उसे घुड़सवारों का नेतृत्व करने वाली उन परछाइयों या उनके निरंतर चल रहे आमने सामने की युद्ध की परवाह नहीं थी। वह केवल तीसरे राजकुमार को लेकर सबसे पहले इस स्थान से निकलने के बारे में सोच रही थी। बैली जिया जुए ने अपनी इच्छाशक्ति का पूरा उपयोग करते हुए अपनी बची कुची ताकत जुटाई और बेहद ठंडी आवाज में कहा, उनसे कहो कि मेरे लिए एक कैदी को जिंदा छोड़ दें। बाकी सबको बिना दया के मार डालो। ठीक है। उस व्यक्ति की थोड़ी ठंडी आवाज सुनकर वेई वेई की लंबी सुंदर भौहें तन गईं और उसने एक बार फिर आह भरी। एक महामहिम की सहनशक्ति बहुत ही असामान्य थी। इसी समय अग्नि किलिन फायर चीलिन भी पास आया। चून की मालिक की कमजोरी का प्रभाव आत्मा पशु के शरीर पर 10 गुना अधिक पड़ता है, इसलिए अग्नि किलिन की स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। हालांकि इसने उसकी उन काले कपड़े वाले लोगों को चीरने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया जो वेई वेई के समूह के पास आने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी मूल रूप से उसके एक पंजे से कुचलकर मर रहे थे। परंतु इसने बहुत देर तक लड़ना जारी नहीं रखा। उसके मन में केवल अपने मालिक की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। मालिक, आपकी क्या स्थिति है? इतने बड़े सिर वाले एक आत्मा पशु ने अचानक अपना मुंह खोला और दहाड़ा। वेई वेई को लगा कि वह उबड़ खाबड़ रास्ता और भी अधिक कांप गया है। उसने सीधे उसकी ओर देखा। अपना शरीर नीचे करो और झुक जाओ। है। अग्नि किलिन ने अपने मालिक के अलावा कभी किसी की आज्ञा इस तरह नहीं मानी थी। वह कुछ देर के लिए शून्य में ताकने लगा। वेई वेई ने उसके बड़े सिर को नीचे दबाया और उसके बाद बैली जिया जुए को उस पर खींच लिया। इसके बाद वह फुर्ती से खुद भी उस पर सवार हो गई। उसकी आवाज स्थिर थी। तीसरे राजकुमार को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, पहले कोई शांत स्थान खोजो। सबसे अच्छा होगा यदि वहां गर्म पानी और बिस्तर हो। अग्नि किलिन ने वेई वेई को गहराई से देखा। वह पहले भी कई महिलाओं से मिल चुका था, लेकिन वेई वेई जैसी शांत दिमाग वाली महिला उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अग्नि किलिन ने और कुछ नहीं कहा और अपने आत्मा पशु वाले गुणों का प्रदर्शन किया। उसके चारों पैर फैल गए और दोनों तरफ से विशाल पंख निकल आए, जो किसी कॉमिक के मौत के देवता ग्रिम रीपर के युद्ध वाहन की तरह ऊंचा और मजबूत लग रहा था। जब अग्नि किलिन ऊपर उड़ा तो हवा में बहुत हलचल हुई। वेई वेई केवल उसके लाल बालों को पकड़ सकी और उसके मन में बस एक ही विचार आया, यदि बाद में मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उस उड़ने वाले आत्मा पशु को बताएगी जिसने उसे पहले धोया था कि उसके आदर्श आइडल के खूबसूरत बाल बिल्कुल भी मुलायम नहीं थे। इसके अलावा उड़ते समय इसमें बहुत अधिक झटके लग रहे थे। उसकी पीठ पर बैठे लोग उसके पंखों से उठने वाली हवा के झोंकों के कारण अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहे थे। अग्नि किलिन की बदौलत वेई वेई के समूह ने उपचार के लिए जल्दी ही एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया। वेई वेई वह नहीं भूली थी जो बैली जिया जुए ने अभी उसे बताया था। उसने अपना सिर घुमाकर अग्नि किलिन की ओर देखा और कहा, तुम जाकर उन शैडो गार्ड से कहो कि जांच के उद्देश्य से एक कैदी को जिंदा छोड़ दें। बाकी सभी को मार डालो, किसी को मत छोड़ना। ये दूसरी बार था जब इस महिला ने उसे आदेश दिया था। अग्नि किलिन ने शांति से अपने पंजे हिलाए, उसकी आवाज में जरा भी भाव नहीं था। यंग मास्टर हान ये सब कर सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण मालिक को ठीक करना है। यंग मास्टर हान। वेई वेई की भौहें उच्च की। वह छोटा तानाशाह, वह वास्तव में उस सुंदर किशोर को तलवारों के साथ नाचते और राइफलों के साथ खेलते हुए नहीं देख सकती थी। पर अचानक अग्नि किलिन ने ऐसा कुछ कहा जिसका मतलब था कि वह किशोर निश्चित रूप से वैसा सरल नहीं था जैसा वह दिखता था। वेई वेई ने अपने विचारों को समेटा और फिर से बैली जिया जुए के घाव पर ध्यान केंद्रित किया। उस जगह की त्वचा काली पड़ चुकी थी और आसपास का हिस्सा सख्त होने लगा था। वह तो उसने अभी जहरीला खून चूसा था, फिर भी जहर दोबारा फैलने लगा था। स्ट्रेंथ स्कैटर पॉइजन, शक्ति बिखेरने वाला जहर को बेअसर करना वैसे ही कठिन था। वे इतनी जल्दी इसका मारक एंटीडोट नहीं ढूंढ सकते थे। भले ही तीसरे राजकुमार ने आदेश दिया था कि वे एक जिंदा गवाह छोड़ दें, पर उस गवाह ने शायद ही किसी को मारक ले जाते हुए देखा हो। वेई वेई ने थोड़ा सोचा और खुद कदम उठाने का फैसला किया। तीसरा राजकुमार स्ट्रेंथ स्कैटर पॉइजन से घायल है, साधारण दवा किसी काम की नहीं होगी। तुम जाकर एक बाल्टी गर्म पानी, शराब का एक मिट्टी का जार, सफेद कपड़े के कुछ टुकड़े और सुइयों का एक बैग तैयार करो। मुझे अभी उनकी जरूरत पड़ेगी। वेई वेई के विचार स्पष्ट थे जब उसने अग्नि किलिन को निर्देश दिए। वह अपनी छाती से एक छोटी लाल गोली निकालना और उसे बैली जिया जुए के मुंह में डालना भी नहीं भूली। इस बार अग्नि किलिन ने उसके रौबदार व्यवहार पर आपत्ति नहीं जताई और बहुत तेजी से एक मानव वयस्क के रूप में बदल गया और वेई वेई की जरूरत की सारी चीजें जल्दी से ले आया।
वे ने वे चीजें ली और कुशलता से अपनी लंबी आस्तीन को कई बार मोड़कर अपनी बर्फ जैसी सफेद कलाइयां दिखाईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह बेली जिया जुए के कपड़ों को फाड़ने ही वाली थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे राजकुमार की सतर्कता उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक तीव्र थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके पेट के पास पहुंची, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में वह आभा थी जो सामान्य रूप से नहीं होती थी। ऐसा लगा कि यदि वह और करीब आती तो वे व्यक्तिगत रूप से उसे टुकड़ों में चीर देते। जब तक उन्होंने यह नहीं देख लिया कि उनके सामने वह वेई है, तब तक उनकी समुद्र जैसी गहरी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उनकी फटी हुई आवाज गहरी और धीमी थी। तुम क्या कर रही हो? तुम पर एक छोटा ऑपरेशन कर रही हूं। वेई उनकी सतर्कता से बिल्कुल भी आहत नहीं हुई। वह खुद भी वैसी ही थी। वह कभी किसी को अपने इतने करीब आने की अनुमति नहीं देती थी। विशेष रूप से जब वह घायल होती तो वह सामान्य से अधिक आक्रामक हो जाती थी क्योंकि उसे अपनी रक्षा करनी होती थी। तीसरे राजकुमार जैसा व्यक्ति जिसका समय समय पर पीछा किया गया हो और यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी दासी ने उसे धोखा दिया हो, वह तो निश्चित रूप से उससे भी अधिक सतर्क होगा। इसीलिए वेई ने अपने दोनों हाथ खोलकर उनके सामने रख दिए और उन्हें साफ तौर पर अपने हाथों में चांदी का चाकू और सुई धागा देखने दिया। फिर उसने बोलना जारी रखा। अभी तुम बेहोश थे, अब जब तुम जाग गए हो तो क्यों न तुम खुद अपने कपड़े उतार दो और मुझे ऐसा करने से बचा लो। ये सुनकर बगल में खड़े अग्निकिलिन ने अपनी आंखें फटी की फटी छोड़ दी। ये तो भूल ही जाओ कि यह लड़की उसे आदेश दे रही थी। अविश्वसनीय रूप से उसने मालिक को भी आदेश देने की हिम्मत की। क्या उसे डर नहीं था कि मालिक अपना धैर्य खो देंगे और उसके पंजे उखाड़ देंगे? अग्निकिलिन ने अपनी ठुड्डी सहलाई, पर देखा कि उसके मालिक ने केवल अपनी भौहें थोड़ी उठाईं, जिसके बाद उन्होंने वास्तव में शांति से फर कॉलर वाला वह लंबा चोगा उतार दिया। उनकी छाती अब खुली थी। उनकी शहद जैसे रंग की त्वचा पर चांदी जैसी चांदनी की एक परत जमी थी, जो एक आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति के ऊपर चमकते साटन के कोट की तरह लग रही थी। हेलियन वेई को हमेशा से लगा था कि तीसरे राजकुमार की कद काठी बेहद आकर्षक है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी हॉट होगी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि अगर उन्हें कभी किसी गे पार्क में घूमने का मौका मिले तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लार, उस व्यक्ति की पूरी तरह से भावशून्य आवाज उसके कान के पास गूंजी। वैसी उपस्थिति, उनकी आत्मविश्वास से भरी बैठने की मुद्रा। अगर इसे दुनिया के सामने पेश किया जाए तो कुलीन महिलाओं की भीड़ निश्चित रूप से चक्कर खाकर बेहोश हो जाएगी। हालांकि तीसरे राजकुमार को हमेशा उनके साथ कड़वी जबान पॉइजनस टंग में बात करना पसंद था। ये बात बहुत सुखद नहीं थी। तो ठीक है, उन्हें अपनी कड़वी जबान रखने दो। थोड़ी देर में मैं उनसे सर्जिकल शुल्क के रूप में कुछ ज्यादा वसूलूंगी। यही सोचते हुए वेई के होठों के कोने एक चाप में मुड़ गए और उसने सुई धागा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर तेल के दीपक पर सुई को कीटाणुरहित स्टेरिलाइज किया। उसकी हरकतें बहुत पेशेवर थीं, इतनी फुर्तीली कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। जब सुई को कीटाणुरहित करने का काम पूरा हो गया तो वेई ने फिर से उस व्यक्ति का तापमान जांचा। आश्चर्यजनक रूप से यह एक पल पहले की तुलना में और भी अधिक था। वे इतने तेज बुखार में थे, फिर भी होश में रह सकते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह अच्छी बात है या नहीं। अगर वे बेहोश हो गए होते तो वह बिना किसी संकोच के उनके बगल में अपना चाकू चला सकती थी। लेकिन जैसा कि हुआ, वे जाग रहे थे, इसलिए काम करते समय उसे सावधान रहना होगा। वह उस मुखौटे के नीचे उनका चेहरा देखने के अवसर का लाभ भी नहीं उठा सकती थी। वेई को लगा कि यह बहुत सुखद नहीं है और उसने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि वह अपना सर्जिकल शुल्क फिर से दोगुना कर देगी। ब्लश वाइन पियो, ये दर्द को कम कर सकती है। वेई ने बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए बालों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर से अच्छी तरह से बांध लिया। इसके अलावा उसने उनके कान के पास के महीन बालों को सावधानी से बांधा। उसका पूरा शरीर सावधानी और एक राक्षसी आभा बिखेर रहा था। लेट जाओ। बेली जिया जुए की सुंदर भौहें उच्च की। उनकी लंबी और सनकरी आंखें वेई के हाथ में मौजूद चाकू पर ठहर गईं। वेई ने उनकी नजर का पीछा किया और उसके पतले होंठ फूले उठे। आप बैठ भी सकते हैं। हालांकि जब चाकू चलेगा तो दर्द अपेक्षाकृत अधिक होगा। बेली जिया जुए ने मंद स्वर में हूं कहा, फिर भी वे बिल्कुल नहीं हिले। वेई उनका इरादा समझ गई और बिना किसी देरी के तुरंत शराब ले आए। एक घूंट भरा, लेकिन उसे निगला नहीं। इसके बजाय उसने वह पूरा घूंट बेली जिया जुए के घाव पर छिड़क दिया।
इसके बाद उसने चांदी के चाकू को मजबूती से पकड़ा, उनकी मांसपेशियों की रेखाओं का अनुसरण किया और दृढ़ता से कट लगाया। बेली जिया जुए ने अपने पतले होंठ भींच लिए और उनकी नजर ऊपर की ओर उठी। उन रुमानी काली और सफेद आंखों में एक कोमल और सुंदर छोटे चेहरे का प्रतिबिंब था। उस व्यक्ति द्वारा इस तरह देखे जाने पर भी वे जरा भी विचलित नहीं हुई। तीर के सिरे एरोहेड को बाहर निकालने के बाद उसने घाव को साफ करने के लिए ठंडी शराब का उपयोग करना शुरू कर दिया। साफ धो लेने के बाद उसने धागा पिरोई हुई सुई उठाए और बेली जिया जुए के घाव को सिल दिया। जैसे ही बेली जिया जुए ने इस दृश्य को देखा, उनकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें झुक गईं और उनमें एक हल्की सी चमक फैल गई। उन्होंने अनगिनत प्रसिद्ध डॉक्टरों को देखा था, लेकिन चिकित्सा की इस तरह की तकनीक कभी नहीं देखी थी। क्या डिवाइन कॉन्टिनेंट के भीतर ऐसी कोई चिकित्सा तकनीक थी? बेली जिया जुए की आंखों की चमक और गहरी हो गई और उन्होंने लापरवाही से पूछा, आत्मा के अधिकार स्पिरिट पोजेशन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वे का दिल अचानक धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले और उसका हाथ अपना काम करता रहा। मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। क्या इस व्यक्ति ने कुछ पता लगा लिया है? वे की आंखें तन गईं। डिवाइन कॉन्टिनेंट के भीतर जो सबसे वर्जित फॉरबिडन चीज थी, वह थी आत्मा का अधिकार। तथाकथित आत्मा के अधिकार का संबंध मूल शरीर में आत्माओं के बदलने से था। यह मूल रूप से उसकी वर्तमान स्थिति के समान ही था। इस शरीर पर अधिकार पाने के लिए वह 3 दिन और 3 रात तक जलती रही थी। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी तरह का राक्षस समझें और उसे झाड़ फूंक कर भगाएं या मार डालें। इसीलिए उसने सब कुछ छिपा कर रखा था, यहाँ तक कि उसने प्रोफाउंड हेवन की मालकिन के रूप में अपनी पहचान भी सार्वजनिक नहीं की थी। हालांकि खुद को घोषित करने से कई चीजें आसान हो जाती, लेकिन साथ ही लोग अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर देते। हेलियन गुआंग याओ मूर्ख नहीं था, यहाँ तक कि हेलियन जियाओएर के पास भी कुछ दिमाग था। कोई व्यक्ति केवल एक रात के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे अपना समय लेने की जरूरत थी ताकि उन्हें लगे कि उसके व्यक्तित्व में बदलाव के अलावा उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह उसकी किस्मत पर निर्भर है। केवल इसी तरह वह अनावश्यक परेशानियों से बच सकती थी। हालांकि वह तीसरे राजकुमार द्वारा इस तरह के सवाल पूछने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। आखिर वे उससे ये क्यों पूछ रहे थे? क्या उन्होंने उसमें कुछ ढूंढ लिया था, या वे बस यूं ही गपशप कर रहे थे? क्योंकि तीसरे राजकुमार ने ये पूछने के बाद बात जारी नहीं रखी। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी और वह इस व्यक्ति के सामने किसी भी असामान्य तरीके से विचलित नहीं हुई, इस मामले में कि वह केवल उसे परख रहे हों। आखिरकार इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा यही करना पसंद था। वे ने तय किया कि वह और कुछ नहीं सोचेगी और बस ऐसे ही व्यवहार करेगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, चुप्पी को ही अपना उत्तर बना लिया। उसने अपना सिर झुकाए रखा और उसके लिए पट्टियां बांधने पर ध्यान केंद्रित किया। बेली जिया जुए ने धीरे धीरे वे के चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। उनकी लंबी और सनकरी आंखों में गहरे विचार उमड़ रहे थे। वे ने थोड़ा सोचा और उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके हाथ रुक गए। उसने अपना सिर उठाया। आपकी आंखें अब देख सकती हैं। बेली जिया जुए ने उदासीनता से जवाब दिया। वे ने अपनी भौहें सिकुड़ी। आपको फिर से कब से दिखाई देने लगा? बेली जिया जुए ने गहराई से उसकी ओर देखा। उनके स्वर में न तो जल्दबाजी थी और न ही सुस्ती। अभी अभी, उस समय जब तुम मेरे शरीर को झांक कर देख रही थी। उसने कब उनके शरीर को झांका था? वह ऐसे बोल रहे थे जैसे वह बहुत दुष्ट हो। वह तो बस स्वाभाविक और सम्मानजनक तरीके से उनकी प्रशंसा कर रही थी, ठीक है। कोई व्यक्ति जो इन चीजों को इतने उदासीन तरीके से बोल सकता था जैसे कि केवल हवा चल रही हो, वह केवल यही व्यक्ति हो सकता था। वे बस सुखद बातचीत नहीं कर सकते थे। वे ने अपने होठों के कोनों को पीछे खींचा, जिससे 2 छोटे डिंपल्स दिखाई दिए। एक मीठी मुस्कान के साथ, जिसे कतई मासूम नहीं कहा जा सकता था, उसने कहा, ओह वह सही है, मैं महामहिम को बताना भूल गई कि थोड़ी देर में और ज्यादा दर्द होगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे ने जानबूझकर कुछ किया था, बल्कि एक बार जब शराब का सुन्न करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है तो कटा हुआ घाव दर्द करने लगता है। इसके अलावा बेली जिया जुए अभी भी बुखार में थे। ये बहुत संभव था कि घाव के कारण बुखार बढ़ जाए जिससे वे बेहोश हो जाएं। थोड़ा दर्द होना अच्छी बात थी। उसे बस इस बात का डर था कि अगर वे प्रलाप डिलीरियस करने लगे तो वे अस्तित्व में मौजूद किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर वे ने रुमाल को शराब में भिगोया और अब उसे स्त्री पुरुष के बीच की दूरी जैसी किसी चीज की परवाह नहीं रही।
ये देखते हुए कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गिर रही है, उसने उनके शरीर को साफ करने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया। बुखार कम करने का ये सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए पूरी रात वेई वेई ने रुमाल को भिगोने और बेली जिया जुए को पोंछने की वही प्रक्रिया दोहराई। समय समय पर उसने उनके घाव की जांच भी की। धीरे धीरे वेई वेई अपनी नींद को और नहीं रोक पाए और बिस्तर के किनारे बैठकर ही सो गई। उसका हाथ अभी भी उस सफेद रुमाल को पकड़े हुए था। बेली जिया जुए का बुखार उतरने के बाद उन्होंने यही दृश्य देखा। वेई वेई का छोटा सिर धीरे धीरे ऐसे हिल रहा था जैसे वह गिरने वाला हो। उस व्यक्ति की लंबी और संकरी आंखों की गहराई और बढ़ गई। जैसे ही वह छोटा सिर लकड़ी के बिस्तर के फ्रेम से टकराने वाला था, बेली जिया जुए के दाहिने हाथ ने हल्के से उसके सिर को थाम लिया और सफलतापूर्वक उसे अपनी छाती से सटा लिया। जैसे कि वह अंततः सहज हो गई हो, वेई वेई ने अपना छोटा चेहरा रगड़ा और एक आरामदायक स्थिति ढूंढ ली। एक बिल्ली के बच्चे की तरह उसने अपने पतले होंठ सिकोड़ लिए। ये दृश्य देखकर बेली जिया जुए के होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अगली सुबह एक गर्म हवा चली। नीले पक्षियों की चहचहाहट उनके चारों ओर गूंज रही थी। जब वेई वेई ने अपनी आंखें खोली तो उसने सुनहरी धूप को नीचे आते देखा। रोशनी के कारण उसकी आंखें थोड़ी सिनकुड़ गईं। वो उठने और थोड़ा यहाँ वहाँ हिलने ही वाली थी कि उसे पता चला कि वह किसी सख्त चीज पर दबाव डाल रही है। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई तो पाया कि जिस चीज पर वह लेटी थी वो स्वयं तीसरे राजकुमार थे। चांदी का मुखौटा पहने हुए धूप में बेली जिया जुए का रंग एक चांदी की चमक से भर गया था। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि लगभग किसी व्यक्ति को चकाचौंध कर दें, सिवाय इसके कि उनका व्यक्तित्व बहुत शांत था। उनका उदासीन, आरक्षित और ठंडा व्यवहार लोगों को ऐसा महसूस कराता था जैसे उनके करीब जाना उन्हें अपवित्र करने जैसा होगा। हेलियन वेई वेई अपनी आंखों के सामने इस व्यक्ति को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि विपरीत दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य थोड़ा हैरान करने वाला था। उसका शरीर भी अकड़ गया और इसके बाद वह अपनी जगह पर जम गई। हालांकि ठीक इसी क्षण जब वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, बेली जिया जुए की बेहद ठंडी आवाज अचानक गूंजी। इसने उसे एक पल में हकीकत में वापस खींच लिया। अगर तुम मुझे देखकर अपनी आंखें तृप्त करना चाहती हो तो ठीक से बैठो। तुम्हारा इस तरह मुझ पर दबाव डालना मेरे लिए असहज है। उनके द्वारा चुना गया हर शब्द नपा तुला था और उसमें थोड़ी सी नींद की खुमारी भी थी। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि तुम बस मेरी बाहों में खुद को फेंकना चाहती हो। वेई वेई की भौहें तन गईं और उसकी नजरें नीचे की ओर मुड़ी। एक मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, जिस स्थिति में महामहिम लेटे हुए हैं, कमीज भी उतरी हुई है, आपके पास मेरी आलोचना करने की योग्यता नहीं है ना? बेली जिया जुए ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखने की अपनी स्थिति बनाए रखी। उनके भीतर से जो आलसी रूप झलक रहा था वो संकेत दे रहा था कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से उत्साहित था वह मूल रूप से वे नहीं थे, बल्कि वह केवल अपराधियों में सबसे दुष्ट अपराधी था। शुरुआत से अंत तक वेई वेई बस इस मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी कि उनकी त्वचा कितनी मोटी थी, वह उनकी तरह निर्लज नहीं हो सकती थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उठने की योजना बनाई। बेली जिया जुए की आंखें आधी मिच गईं जब उन्होंने अपने सामने मौजूद महिला को देखा। उनके भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने अपना कोई बॉडी पिलो सहारा लेकर सोने वाला तकिया खो दिया हो। यह महामहिम अभी पर्याप्त नहीं सोया है। वेई वेई के मुंह के कोने फड़के। उनके पर्याप्त नहीं सोने का क्या मतलब था? उनके पर्याप्त न सोने का उससे क्या लेना देना था? इसके अलावा उनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को गले लगाने वाली नहीं थी, बल्कि किसी पालतू जानवर को गले लगाने जैसी थी। वह पालतू जानवर जैसी कैसे थी? वेई वेई तीसरे राजकुमार को वश में करने के लिए ताकत का उपयोग करने के बारे में सोच ही रही थी कि उसने अपने कान के पास एक विशिष्ट विरक्ति से भरी, थोड़ी फटी हुई, गहरी और धीमी आवाज सुनी। भविष्य में जब तुम सो तो खर्राटे मत लेना। वेई वेई ने उन्हें घूर कर देखा। वह सोते समय खर्राटे कब लेती थी? ये तीसरा राजकुमार व्यक्तिगत हमले करने के अलावा क्या किसी और चीज के काबिल था? क्या वह पूरे दिन बादलों में अहंकार में रहकर थक नहीं गया था? वह इतनी छोटी छोटी बातों की परवाह क्यों कर रहा था? वेई वेई ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो हाथ के करीब था और मन ही मन कोसा। यहां तक कि उनके सोने की मुद्रा भी विचित्र रूप से पूर्ण थी और थकान से अप्रभावित थी। सच तो यह है कि उसे पहले से ही नींद आ रही थी। वैसे भी यहां आसपास कोई दूसरा बिस्तर नहीं था। एक रात तक महामहिम के बुखार से लड़ने के बाद उसकी आंखें भी थोड़ी थक गई थीं। वेई वेई ने अपनी स्थिति ठीक की और सोने के लिए दीवार की ओर मुड़ गई। सिर्फ तीसरा राजकुमार भी उसके बगल में क्यों लेटा हुआ था?
वे ने सोचा था कि उनके जैसा व्यक्ति, जिसे स्वच्छता का इतना जुनून माइसोफोबिया है, जब वह जागेगा तो वह तुरंत उठ जाएगा, जैसा कि पिछली बार स्पिरिट फॉरेस्ट के भीतर हुआ था। अब स्थिति को देखते हुए उन्होंने दूसरा कमरा ढूंढने की योजना नहीं बनाई थी। वह व्यक्ति बिना किसी संकोच के बस उसी तरह उसके बगल में लेटने वाला था। उनके चारों ओर शाही चंदन की स्पष्ट सुगंध तैर रही थी, एक विशिष्ट शुद्ध और ठंडी खुशबू। वे की नज़र उनके चेहरे के उस हिस्से पर ठहर गई जो चांदी के मुखौटे से थोड़ा खुला हुआ था। उनकी नाक की ऊंची बनावट, उनके होठों के पतले कोने, उनके चेहरे की सख्त रूपरेखा, ये सब एक व्यक्ति को ये भ्रम दे रहा था कि उनके दिल की धड़कन रुक गई है। ये सोचकर वे को अपनी पलकें भारी महसूस होने लगी। उसने सीधे जम्हाई ली और वापस सोने चली गई। फिर भी बेली जियाजुए ने वे को गहरी नींद में सोते हुए देखते हुए अपनी बगल में सपाट लेटने की अपनी मूल स्थिति को बनाए रखा। उनकी आंखों की काली पुतलियां धीरे धीरे गहरे विचारों में डूब गईं। सोते हुए वे बहुत शांत लग रही थी। जो नहीं बदला था वह अभी भी उसका वही मिजाज था, जिसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने ये कहाँ से सीखा था। उसकी पलकों के ऊपर ढकी महीन, लंबी और घनी पलकें तितली के पंखों की तरह थी जो हल्के से कांप रही थीं। उसकी छोटी और उत्कृष्ट नाक काफी सुंदर थी। उसके चेहरे पर लगा गहरा रस साधना का लेप गंदगी से थोड़ा अलग हो गया था और वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कोई भोली लोमड़ी काली स्याही के बर्तन में गिर गई हो। हालांकि बेली जियाजुए जानते थे कि यह लोमड़ी केवल सोते समय ही अपनी जगह पर थोड़ी देर टिकती है। आमतौर पर बेली जियाजुए ने अपनी नज़र वे के बाएं हाथ पर डाली जो उनकी कमर पर टिका था और अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी हथेली के बीच के हिस्से को चिकोटी काटी। जैसा कि वे कह रही थी, वह चिकोटी ऐसी नहीं थी जैसे वह किसी इंसान को काट रहे हों। इसके बजाय यह ऐसा था जैसे वह किसी पालतू जानवर को काट रहे हों। इसीलिए अब भी तीसरा राजकुमार इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें सीधे उन पंजों की जोड़ी को नष्ट कर देना चाहिए जिनका उपयोग किसी व्यक्ति को खरोंचने के लिए किया गया था। ये पंजे जो आज्ञाकारी नहीं रहे थे। बेली जियाजुए की आंखें फिर से विचारों में डूब गईं जब उन्होंने देखा कि उसका शुद्ध ठंडा चेहरा अपनी ओर पूरा कंबल खींच रहा है। यहाँ तक कि उनका कंबल भी वे ने छीन लिया था और अपनी बाहों में समेट लिया था। फिर भी उन्होंने एक पल और अपनी आंखें बंद करने की योजना बनाई। महामहिम शैडोक ने कमरे के अंदर की ओर देखते हुए प्रायोगिक तौर पर ऊंची आवाज में बात की। वास्तव में वह काफी समय से कमरे के बाहर खड़ा था। हालांकि वह अपने मालिक के आराम में खलल डालने से डरता था। जिस बात ने उसे हैरान कर दिया वह ये थी कि महामहिम आश्चर्यजनक रूप से किसी और के साथ एक ही बिस्तर पर सोने को बर्दाश्त कर सकते थे। किसी को पता होना चाहिए कि महामहिम की स्वच्छता के प्रति सनक माइसोफोबिया वास्तव में एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी। सिवाय उस साल के जब वे अग्निकिलिन के जंगली स्वभाव को वश में कर रहे थे, तब महामहिम ने उसे अपने पास रखा था और उसके साथ आधे साल तक रहे थे। उसके बाद कोई भी महामहिम के पास रात नहीं बिता सका था। क्या यह संभव था कि महामहिम ने वास्तव में हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी को पालतू जानवर के रूप में पालने की योजना बनाई थी? या उसे कहना चाहिए कि इसका कोई और कारण था? जैसे ही शैडो अपने मन में ये सोच रहा था, बेली जियाजुए पहले ही खड़े हो चुके थे। वे अभी भी कल वाला प्राचीन शैली का चोगा पहने हुए थे। उनका कॉलर आधा खुला था। एक सरसराहट की आवाज के साथ उन्होंने लकड़ी का दरवाजा खोला जिससे चोगे के नीचे उनके पेट की मांसपेशियां एब्स दिखाई दे रही थीं, जो लोगों को ईर्ष्यालु बना सकती थीं। लकड़ी की मेज के ऊपर रखा चोगा ऐसा लगा जैसे हवा के झोंके से उड़कर सीधे उस व्यक्ति के कंधों पर गिर गया हो। काले रंग का चोगा सीधे नीचे लटक गया, जिससे उनकी परिपूर्ण और गोरी त्वचा पर एक छाप छूट गई। उस तीव्र दृश्य प्रभाव ने आंखों को चौंका दिया क्योंकि दबी हुई इच्छा की एक परिचित भावना फैल गई। उनकी बाह पर लगा घाव न केवल उन्हें दयनीय नहीं दिखा रहा था, बल्कि इसके विपरीत इसमें एक अलग तरह का दुष्ट गुण जुड़ गया था जो आमतौर पर उनके पास होता था। उनके इस रूप को देखकर शैडो पूरी तरह विचलित हो गया। जब इसे एक पल पहले के संवाद और हेलियन परिवार की बड़ी बेटी ने महामहिम के साथ पहले जो किया था उससे जोड़ा गया, तो महामहिम के साथ उन्हें हेलियन परिवार की बड़ी बेटी द्वारा मजबूर तो नहीं किया गया था, है ना? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कल्पना कर रहा था। शैडो ने अपना सिर झटका। सेबल फर वाला काला गाउन पहने हुए बेली जियाजुए के हाव भाव आलसी थे क्योंकि वे किनारे वाली लकड़ी की कुर्सी पर झुके हुए थे। उनकी उंगलियों ने चांदी का मुखौटा उतार दिया। जैसे ही रोशनी उनके चेहरे पर साफ चमक रही थी, कोई धुंधले रूप में उस व्यक्ति के अतुलनीय सुंदर चेहरे के एक हिस्से को देख सकता था। ये पूरी दुनिया में सबसे उत्तम जैद की मूर्ति जैसा लग रहा था,
जिससे एक झलक पाने वाला व्यक्ति अपनी नजरें और कहीं नहीं हटा पाता था। क्या हुआ? बेली जिया जुए ने अपना हाथ बढ़ाया और मेज के ऊपर से मिट्टी सेलेडॉन का प्याला उठा लिया। छोटी चीन के प्याले के विपरीत उनके हाथों की उंगलियों के जोड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनकी उंगलियों के पोरों से एक शुद्ध और ठंडी रोशनी निकल रही थी जो जैद पन्ना जैसी सफेद दिख रही थी। उनके हाथ किसी विद्वान की तरह पतले और दुबले थे, फिर भी किसी को ऐसा महसूस कराते थे जैसे वे अपनी हथेलियों में पूरे आकाश और पृथ्वी को थाम सकते हैं। महामहिम को सूचित कर रहा हूं। हमने केवल एक कैदी को जीवित छोड़ा है और खबर पहले ही जारी कर दी है। हमने दावा किया है कि उन्होंने यंग मास्टर हान को उकसाया था। शैडो जमीन पर घुटने टेककर सम्मानपूर्वक बोला। बेली जिया जुए ने एक घूंट चाय पी और उनकी गहरी काली आंखें थोड़ी झुक गईं। पता नहीं वे कहाँ देख रहे थे जब उन्होंने केवल स्थिर स्वर में आदेश दिया। ध्यान से निगरानी जारी रखो। जी, शैडो ने जवाब दिया। तो क्या व्हाइट एकेडमी में आपकी पहचान मिस हेलियन को बता दी जानी चाहिए। चांदी के मुखौटे को घुमाने वाली बेली जिया जुए की उंगली रुक गई। उन्होंने भावशून्य होकर जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा था। जी, शैडो ने सिर झुकाया और पीछे हट गया। बेली जिया जुए ने मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर लगाया और बिस्तर के पास पहुंचकर कमरे में प्रवेश किया। उनकी उंगलियों ने वेई के गाल को सहलाया जबकि उनके मुंह के कोने राक्षसी रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए। जब हिलियन वेई दोबारा जागी तब तक दोपहर हो चुकी थी। तीसरे राजकुमार खिड़की के पास बैठे चाय पी रहे थे। उनके हाव भाव में कोई जल्दबाजी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके जागने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें। वे कई दिनों से बुखार में थे। वे केवल एक दिन में कैसे ठीक हो सकते थे जब तक कि वे पहले विशेष बलों स्पेशल फोर्सेस के सदस्य न रहे हों। वेई ने पहले कभी किसी में इतनी मजबूत स्वास्थ्य लाभ क्षमता रिक्यूपरेटिव एबिलिटी नहीं देखी थी। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने लेटे लेटे ही अपने शरीर को खींचा, अंगड़ाई ली और बेली जिया जुए की ओर देखा, फिर धीरे से चालाकी भरी हंसी हंसी। चूंकि महामहिम अब बेहतर हैं, तो चलिए चिकित्सा शुल्क के मामले पर चर्चा करते हैं। बेली जिया जुए कुछ नहीं बोले और उसे देखते हुए केवल अपनी भौहें उठाईं। वे आलस से लकड़ी की कुर्सी पर टिक गए और उनके पैरों की जोड़ी संतोष के साथ थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उनका अंदाज रौबदार और विशुद्ध रूप से कुलीन था, जरा भी उस व्यक्ति जैसा नहीं जो घायल हुआ हो। वेई के खाली हाथ ने सेलेस्टियल बाउंड्री स्पेस से एक छोटा अबैकस गिनतरा निकाला और टैप 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 करते हुए मोतियों को घुमाया। जहरीले खून के हर घूंट के लिए 10 टेल्स। मैंने लगभग 7 घूंट चूसे थे। एक छोटा ऑपरेशन चाहे जो भी हो 80 टाइल का होना चाहिए। इसके अलावा बुखार कम करने के लिए पूरी रात शरीर पोंछना, मैं आपसे इसके केवल 100 टाइल लूंगी। अन्य विविध खर्चे भी 10 टाइल तक पहुंचते हैं। कुल मिलाकर यह 180 टाइल बनता है। यहां तक गणना करने के बाद उसने अपनी लंबी सुंदर भौहें सिकुड़ी। 180 टाइल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। ओह सही है, मैंने महामहिम को एक औषधीय गोली भी खिलाई थी। हिसाब बराबर करने के लिए मैं उस गोली के आपसे 20 टाइल लूंगी। ये शब्द कहते ही उस व्यक्ति के जवाब का इंतजार किए बिना उसके बेदाग सफेद पतले हाथ उनकी ओर फैल गए। कुल योग 200 टाइल चांदी है। कृपया हिसाब चुकता करें महामहिम। बेली जिया जुए ने अपने सामने मौजूद कोमल उंगलियों को देखा। गहराई में छिपी हुई काली पुतलियों ने ऊपर देखा। सूरज की चमकदार किरणें उनकी उन लंबी मदभरी आंखों के भीतर गिरती हुई लग रही थीं, जो शानदार और प्रभावशाली थीं। 200 टाइल। यह महिला वास्तव में शेर की तरह बड़ा मुंह खोलने, बड़ी मांग करने की हिम्मत रखती थी। उन्होंने अपनी पलकें उठाईं और वेई के हाथ में मौजूद साधारण चांदी के अबैकस को देखा और स्थिर स्वर में बोले, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वेई को लगा कि चांदी मिलने की उम्मीद है और उसने उत्साहित मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बेली जिया जुए ने शांति से अपने हाथ में मौजूद चाय का प्याला नीचे रख दिया। उस चांदी के बारे में क्या जो इस महामहिम ने तुमसे जीती थी? वह 200 टाइल से कहीं ज्यादा लग रही थी। क्या महामहिम उन हिसाबों को चुकता करने की योजना बना रहे हैं? वेई की निर्मल आंखों ने उन्हें देखा। वह एक अलग मामला है। बेली जिया जुए ने उनका अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद उनके ठंडे पतले होंठ थोड़े मुड़े। क्या तुम वाकई नहीं जानती या जानने का नाटक कर रही हो? क्या वेई को हमेशा से लगता था कि तीसरे राजकुमार का अस्तित्व केवल उसके आईक्यू का मजाक उड़ाने के लिए है? बेली जिया जुए की आंखें ठंडी और स्पष्ट थीं।
वॉर ड्रैगन एम्पायर के भीतर शादी के बाद सभी संपत्तियों का प्रबंधन पत्नी और बच्चों के अनुसार किया जाता है। वे का फैला हुआ हाथ रुक गया। तीसरे राजकुमार का मतलब था कि भविष्य में उनके पैसे का प्रबंधन वह करेगी। उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि कभी कभी नाम और शोहरत की परवाह न करने वाले तीसरे राजकुमार में कुछ प्यारा भी होता है। वे ने फिर से अबेकस निकाला और सिर उठाकर पूछने से पहले रुकी। खबरों के अनुसार घोस्ट पैलेस के भीतर बहुत सारे खजाने हैं, क्या ये सच है? बेली जिया जुए ने धीमे से जवाब दिया। उनके चेहरे के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वे ने अबेकस पर एक बार प्रहार किया। साथ ही मैंने सुना है कि जब आप छोटे थे तो सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर ने आपको बहुत सारी कीमती धातुएं दी थी ताकि आप उनके साथ खेल सकें। बेली जिया जुए ने अपना सिर हिलाया। यह उनकी चाय पीने के साथ की गई एक साधारण क्रिया थी, लेकिन इससे कोई भी देख सकता था कि उनका पालन पोषण कितना उच्च स्तर का था। वे चिढ़ गई। कितना अंतर है भाई। वे दोनों अक्षम डिसेबल्ड थे, फिर भी तीसरे राजकुमार हमेशा हथियारों के पुर्जों आर्मामेंट कंपोनेंट्स को खिलौनों की तरह मानते थे। जहां तक उसकी बात थी, वह तो ये भी नहीं जानती थी कि हथियार क्या होते हैं। और यहां तक कि बेवकूफों की तरह मुरोग चांग फैन के पीछे भागती थी और उससे अपने साथ खेलने की भीख मांगती थी। इस बारे में ध्यान से सोचते हुए क्या इसे उसका एक मिस्टर परफेक्ट से शादी करना माना जाएगा? क्या इसका मतलब यह है कि वह जीवन के शिखर पर पहुंच गई है? भले ही ये केवल अनुबंध के आधार पर की गई शादी थी, भले ही सब कुछ नकली था, इसे अभी देखते हुए ये वास्तव में बुरा नहीं था। हालांकि वे निश्चित रूप से दूसरों पर निर्भर रहकर खाली बैठने की आदी नहीं थी। उसने अबेकस छोड़ दिया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, महामहिम, क्यों न आप मुझे अपने पास मौजूद हथियारों के सभी पुर्जे दे दें। मैं उनका उपयोग करूंगी और जब उनसे लाभ होगा तो हम उसे 50-50 बांट लेंगे। बेली जिया जुए ने उसकी ओर एक नजर डाली और उनके मुंह के कोने एक गहरे मुस्कान वाले भाव में मुड़ गए। ठीक है, तो क्यों न हम दोनों जल्दी से एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लें। जैसे जैसे वे बोल रही थी, वह मेज की ओर बढ़ी, एक लिखने वाला ब्रश लिया और लिखना शुरू कर दिया। वास्तव में वे को लगता था कि उसकी अपनी सुलेख कैलीग्राफी अच्छी थी। कम से कम ये देखते हुए कि वह आधुनिक समय की एक गुप्त एजेंट थी, उसका स्याही वाले ब्रश से लिखना स्वीकार्य था। चून की स्याही फैली या छिटकी नहीं थी, वह पहले से ही काफी अच्छा था। हालांकि उस उदासीन और ठंडे मिस्टर परफेक्ट तीसरे राजकुमार ने नाक भान सिकोड़ी। तुमने व्हाइट अकेडमी में प्रवेश की परीक्षा पास करने के लिए इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया था। जब वे ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा स्याही से सना हुआ था। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी लिखावट बहुत कलात्मक है? बेली जिया जुए ठंडी हंसी हंसे। ये वास्तव में इतनी बदसूरत है कि दूसरे लोगों के लिए इसे समझना नामुमकिन है। अब वह आखिरकार समझ गई कि तीसरे राजकुमार ने उसे अपनी अर्धांगिनी कॉन्सॉर्ट के रूप में क्यों चुना। उस समय उसकी त्वचा का रंग इतना गहरा होने के कारण ध्यान खींचने के अलावा एक और कारण था, और वह ये था कि समय समय पर वे उसे नीचा दिखाना चाहते थे ताकि इससे उनका अपना अहंकार बढ़ सके। शायद किसी बेहतर विकल्प की कमी के कारण बेली जिया जुए उसकी ओर झुके और ब्रश पकड़ने के लिए अपना हाथ उसके हाथ पर लपेट लिया और ब्रश के स्ट्रोक बनाने के लिए हल्के से खींचा। हर स्ट्रोक सुस्पष्ट और साफ था। हर स्ट्रोक का उपयोग सीधे आधुनिक सुलेख अभ्यास पुस्तक के लिए एक टेम्पलेट के रूप में किया जा सकता था। वे प्राकृतिक और प्रवाहित थे, जैसे चलते बादल और बहता पानी, फिर भी उनमें एक हल्का आक्रामक गुण था। ब्रश पकड़ने के लिए उन्होंने जिस मुद्रा का उपयोग किया वह दृढ़ थी, एक तरह का जन्मजात प्रभावशाली अंदाज जिसने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया, जिससे ऐसी लिखावट पैदा हुई जो असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। सिर्फ खुद को इस तरह रखना ऐसा लग रहा था जैसे वे पीछे से उसके पूरे शरीर को अपनी बाहों में भर रहे हों। वे की भौहें सिकुड़ गईं और उसने इस स्थिति से खुद को मुक्त करने के बारे में सोचा। हिलो मत। बेली जिया जुए की छाती उसकी पीठ को छूने के लगभग करीब थी और उनकी लंबी भौहें एकाग्रता में कसी हुई थीं। उनकी लंबी उंगलियों के पौ नीचे गिरे और उनकी स्पष्ट, ठंडी और भावशून्य आवाज गूंजी। सब हो गया। उसके बाद वे सीधे ऊपर तनकर खड़े हो गए और उसे नीचे की ओर देखा, जैसे वे किसी अजनबी को देख रहे हों। जैसा कि अपेक्षित था, वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वे ने अपना मुंह मोड़ा और मुस्कुराई क्योंकि उसने उस अनुबंध के प्रत्येक वाक्य का धीरे धीरे निरीक्षण करना शुरू किया। कुछ उसके द्वारा लिखे गए थे, कुछ तीसरे राजकुमार द्वारा जोड़े गए थे, फिर भी मुख्य विचार नहीं बदला था और वह ये था कि उन्हें दूसरों के सामने एक जोड़े की तरह रहना था, लेकिन उनके पीछे वे अजनबी थे।
हालांकि एक समस्या थी और वही ये थी कि शादी का पैमाना बहुत भव्य था। उन्हें पूरी दुनिया में इसकी घोषणा करने की भी जरूरत थी। वे ने इस आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रश के हैंडल को दांतों तले दबाते हुए अपनी भौहें उठाईं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है ना? क्यों न थोड़ा और साधारण शादी का इंतजाम किया जाए? उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और उदासीनता से उसे निहारा। बेली जियाजुए का बड़ा दिन साधारण कैसे हो सकता है? वे तो क्यों न इसे अभी ऐसा ही रहने दें, लेकिन बाद में अगर हमें कुछ और सूझा तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। वे ने विशेष रूप से विवाहित जोड़े के दायित्वों से संबंधित अनुभाग को देखा। वहां केवल ये शब्द थे, एक भी चीज नहीं, नॉट अ थिंग। उसने राहत महसूस की और अपना फिंगरप्रिंट लगाने के लिए लाल स्याही का इस्तेमाल किया। उसके बाद वह हल्का मुस्कुराए और बेली जियाजुए से खुद को दूर धकेलते हुए लिखने वाला कागज झपट लिया। उस व्यक्ति की भौहें आधी उठी जब उन्होंने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की खुली हुई त्वचा को देखा जब उसने अपना सिर झुकाया था। वह बहुत सफेद थी, साथ ही कोमल और काटने में आसान भी। ये सोचते हुए बेली जियाजुए उस जगह से अपनी नजरें हटाने में कुछ हद तक असमर्थ थे जहां उनकी आंखें कल रात बार बार ठहरी थीं। क्या हेलियन वे को समझ नहीं आया कि तीसरे राजकुमार अचानक उसे इस तरह की नजरों से क्यों देख रहे हैं? हालांकि उसे सहज रूप से खतरे का आभास हुआ और वह अवचेतन रूप से अपना हाथ पीछे खींचने वाली थी, परंतु बेली जियाजुए उससे एक कदम आगे थे। उन्होंने लाल स्याही से सनी अपनी उंगली से उस बढ़िया लिखने वाले कागज को दबा दिया। उनका फिंगरप्रिंट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब उसने देखा कि सब कुछ तय हो गया है तो वे भी तुरंत निश्चिंत हो गई और अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करने के लिए इधर उधर टहलने लगी। उसने कहा, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। देखा जा सकता था कि वे अच्छे मूड में थी। मूल रूप से उसकी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया माना जा सकता था। वे ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, शादी के समझौते के बारे में इसलिए सोचा था क्योंकि पहली बात तो ये कि तीसरे राजकुमार को संभालना मुश्किल था। यदि वह एक सहयोगी बन जाते तो मामले बहुत सरल हो जाते। दूसरी बात यह कि वह भूली नहीं थी कि यह प्राचीन काल था। यदि किसी कारणवश सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर तीसरे राजकुमार की खातिर उससे नाखुश हो जाते और अपनी मर्जी से उसकी शादी किसी और से कर देते तो वह विरोध का एक शब्द भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे शाही फरमान की अवज्ञा माना जाता। इसीलिए उसे बचाव के उपाय के रूप में समय से पहले ही एक कदम सोचना पड़ा। अब जब उसके पास अनुबंध था तो भविष्य में सब कुछ उनके समझौते के अनुसार ही होगा। वह और तीसरे राजकुमार दोनों खुशी खुशी इस अनुबंध पर सहमत हुए थे। इसलिए अब जब उनके पास ये लिखित समझौता था तो भविष्य में चाहे जो भी हो वह महल से बेदाग निकल सकती थी। हालांकि क्या सच में ऐसा ही था? वे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी समय जब वह अपना सामान पैक करने के लिए अपने शयन कक्ष में गई थी, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और वह बढ़िया लिखने वाला कागज अपने पास ले लिया। उनकी गहरी आंखों में एक तीव्र ठंडक उमड़ रही थी जो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जमा दे और किसी व्यक्ति के सीने को छलनी कर दे। इस कागज के सभी शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो स्पष्ट रूप से यह न कहता हो कि वह वे उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। बेली जियाजुए के पतले होंठ नीचे की ओर मुड़ गए। उनकी लंबी उंगलियों ने लिखने वाले ब्रश को मजबूती से पकड़ा और विवाहित जोड़े के दायित्वों से संबंधित अनुभाग के नीचे खत्म हो सकता है कैन एंड शब्द जोड़ दिए। एक भी चीज नहीं, नॉट अ थिंग शब्दों के बाद खत्म हो सकता है जोड़ने पर वह वाक्यांश बन गया। एक भी चीज खत्म नहीं हो सकती, नॉट अ थिंग कैन एंड, जिसका अर्थ था कि उनका पति पत्नी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। बेली जियाजुए ने लिखने वाला ब्रश नीचे रखा और इत्मीनान से उस कागज को मोड़ दिया। उनकी मुद्रा पूरी तरह से ऐसी थी जैसे इसमें से कुछ भी कभी हुआ ही न हो। खिड़की के बाहर का कोहरा अब साफ हो चुका था। अब जो बचा था वह एक धुंधला पीला रंग था जो सूरज ढलने का संकेत था। शाही महल के मुख्य हॉल के भीतर प्रिंस मुरोव खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने अपने चेहरे को ढके हुए काले स्कार्फ को पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। उनका चेहरा उदास था जब उन्होंने उसे एक तरफ फेंक दिया। हम असफल रहे, वह नहीं मरा। इतना ही नहीं, हमने जिन गुप्त गार्डों को भेजा था उनमें से एक भी वापस नहीं लौट सका। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुख्य हॉल के भीतर खड़ी दूसरी महिला ने अचानक ऊपर देखा। उसके सिर पर लगा मोतियों वाला हेयरपिन उसके सिर हिलाने के साथ कांपने लगा। पिताजी, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। राजा का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा मौज मस्ती की है। देर सबेर एक दिन ऐसा आएगा जब वे किसी महिला के शरीर पर ही दम तोड़ देंगे।
यान अभी बहुत छोटा है और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा का निधन हो जाता है तो इस बात को देखते हुए कि वह मरियल बुढ़ा सेवानिवृत्त सम्राट उस दुष्ट संतान बेली जियाजू को कितना लाड करता है, ये सिंहासन निश्चित रूप से उसे ही दिया जाएगा। मैं वास्तव में ऐसा होने का इंतजार नहीं कर सकती। पता चला कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि शाही हरम की वर्तमान नेता महारानी मुरोव थी। उन्होंने अपने हाथ में रुमाल को कसकर पकड़ रखा था। उनकी उंगलियों के गहरे लाल पोरों से अभूतपूर्व द्वेषपूर्ण विचार फूट रहे थे। वह मरना ही चाहिए। कृपया निश्चिंत रहें महारानी। प्रिंस मुरोव ने अपनी आवाज धीमी की जबकि उनकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी। हम उसे आर्मामेंट सिटी में मारने में असफल रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजधानी लौटने के बाद हम उसे नहीं मार सकते। महारानी मुरोव ने अपने रुमाल पर पकड़ मजबूत कर ली और उनकी लंबी भौहें सिकुड़ गईं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह दुष्ट संतान अपने साथ एक भी व्यक्ति नहीं लाया है? फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक भी गुप्त गार्ड वापस नहीं आ सका? हमारे लोगों का सामना यंग मास्टर हान से हुआ था। प्रिंस मुरोव ने अपना बायां हाथ भींच लिया। अगली बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। महारानी मुरोव की आंखों की चमक और गहरी हो गई। वास्तव में पिताजी के पास क्या अच्छी योजना है। क्या आपको वह दासी याद है जिसने उस साल उसे जहर दिया था? प्रिंस मुरोव के पतले होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। तीसरा राजकुमार उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वे दूसरे लोगों के साथ करते थे। महारानी मुरोव की भौहें उच्च की। क्या सेवानिवृत्त सम्राट ने उस साल मौके पर ही उसका निपटारा नहीं कर दिया था? वह अब भी जीवित कैसे है? निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि पिताजी ने उसे बचा लिया था। प्रिंस मुरोव के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, जिसमें मुस्कान की एक छाया छिपी थी। ऐसे अच्छे शतरंज के मोहरे का निश्चित रूप से पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। महारानी मुरोव भी साथ में मुस्कुराई। चूंकि ऐसा है तो मुझे राहत मिली है। मैंने सुना है कि वह दासी जन्म से ही सुंदर है। सुंदरता जहर की तरह होती है, ये कहावत जरा भी गलत नहीं है। उस दुष्ट संतान ने इतने सालों से अर्धांगिनी का चुनाव नहीं किया है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह शायद वही है, वह मोह का बीज जो बोया गया था। मैं सोच रहा हूं कि जब वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो वे किस तरह के हाव भाव दिखाएंगे। प्रिंस मुरोव की उंगलियां धीरे से लकड़ी की मेज पर फिरीं और उसे कुचल दिया। उससे उसे दोबारा मरवाना असंभव होगा। आखिरकार अगर तीसरा राजकुमार उसे देखकर पल भर के लिए चकाचौंध हो भी जाए तो भी वह इतना मूर्ख नहीं है। महारानी मुरोव की आंखों की चमक रिश्ते हुए जहर की तरह थी। तो फिर इस व्यक्ति की खातिर जिसने उसका दिल जीत लिया था, हम उसे सेवानिवृत्त सम्राट की नजरों से गिरा देंगे, ठीक वैसा ही जैसा वर्तमान राजा के साथ मेरे कारण हुआ था। भले ही ये थोड़ी समस्या है, लेकिन इस आधार पर कि वह तीसरे राजकुमार को कितना समझती थी, ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्रिंस मुरोव ने अपने हाथ में मौजूद चीनी मिट्टी के प्याले को एक तरफ रख दिया। उनका मानना था कि हर किसी के दिल में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी होती है, और यह स्पष्ट है कि तीसरे राजकुमार के लिए वह दासी, जिसने महल में अनगिनत रातों और वर्षों तक उनका साथ दिया था, ऐसी ही एक व्यक्ति थी। वे यह नहीं भूले थे कि उन दिनों में कोई भी तीसरे राजकुमार के करीब नहीं जा पाता था, चाहे वह कोई भी हो। फिर भी इस दासी को हमेशा विशेष उपचार मिलता था। प्रिंस मुरोव के पतले होंठ मुड़ गए। इसके अलावा यही वह विशेष उपचार है जो उनके बड़े होने के बाद और भी अधिक विनाशकारी हो जाएगा। वैसे भी बेली जियाजुए के पास अब कोई मार्शल शक्ति नहीं बची थी। वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह केवल एक भोला किशोर था। बस सेवानिवृत्त सम्राट से निपटना थोड़ा मुश्किल था, बस इतना ही। शाही महल के पश्चिम में एक बहुत दूर के स्थान पर सब कुछ कैसा है? सेवानिवृत्त सम्राट अब अपनी व्याकुलता को रोक नहीं सके और खड़े होकर वापस लौट रहे शैडो गार्ड से जल्दी से पूछा, छोटे जुए को कुछ हुआ तो नहीं है ना? गार्ड ने सम्मानपूर्वक जमीन पर घुटने टेके और बिना एक भी शब्द छोड़े रिपोर्ट दी। कृपया चिंता न करें, सेवानिवृत्त सम्राट महामहिम राजधानी लौटने के लिए पहले ही निकल चुके हैं। पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ लोग रहेंगे। उस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। यह अच्छी बात है। फिर यह बहुत अच्छी बात है। सेवानिवृत्त सम्राट ऐसा लग रहा था जैसे अचानक 1 दर्जन या उससे अधिक साल बूढ़े हो गए हों। वे अपनी सीट पर मजबूती से बैठ गए और अपना हाथ माथे पर फेरा। क्या आपने उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की है जिसने छोटे जुए की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था? शैडो गार्ड ने ऊपर देखा। सेवानिवृत्त सम्राट को सूचित कर रहा हूं। खबरों के अनुसार उस समय यंग मास्टर हान भी वहां मौजूद थे। क्या वह सच में नौजवान हान है? सेवानिवृत्त सम्राट ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ी।
ऐसी तेज और भयंकर शैली उस बच्चे के तरीकों से नहीं मिलती, बल्कि इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे सेवानिवृत्त सम्राट की भौहें एक बार उच्च की। तुम व्हाइट एकेडमी जाओ और उन सभी चीजों की जांच करो जिनमें छोटे जुए ने हाल ही में भाग लिया है। उसके बाद मुझे परिणामों की रिपोर्ट दो। जी। शैडो गार्ड ने अपनी आंखें झुका ली। एक पल रुको। सेवानिवृत्त सम्राट की आंखों की चमक गहरी हो गई। हेलियन परिवार की वह लड़की, उसके साथ क्या चल रहा है? शैडो गार्ड शून्य में ताकने लगा। सेवानिवृत्त सम्राट ने उससे ये पूछा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है। उसने तीसरे राजकुमार की सेवा नहीं की थी, और भले ही वह उन भाइयों में से एक होता जिन्होंने तीसरे राजकुमार की सेवा की थी, उसे डर था कि वह फिर भी तीसरे राजकुमार के विचारों का अंदाजा लगाने में असमर्थ रहता। सेवानिवृत्त सम्राट को भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया है, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई। ठीक है, तुम जा सकते हो। शायद उन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। छोटा जुए हाल ही में बहुत बोर हो गया होगा, इसलिए उसने अपने लिए एक खिलौना ढूंढ लिया है। सुबह का समय। आरामदायक घोड़े की गाड़ी के भीतर चाय वाले हीटर की लकड़ी पूरी जल चुकी थी और उससे एक दबी हुई आवाज निकल रही थी। शुद्ध सोने की नक्काशीदार धूपदानी से एक सुंदर, मधुर और समृद्ध सुगंध धीरे धीरे हवा में तैर रही थी, जो बिना बिखरे देर तक बनी रही। ये ड्रैगन बूस्ट फ्रेग्रेंस थी, जो आंतरिक अंगों और पाचन तंत्र को ठीक करने, जहर निकालने और ट्यूमर को नष्ट करने में सक्षम थी। एक छोटे कमरे में इस सुगंध को सांस के साथ लेना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा था। यदि वेई की याददाश्त गलत नहीं थी, तो यह वही सुगंध थी जो उन दिनों उसकी मां को सबसे ज्यादा पसंद थी। लेकिन लेडी सू के परिवार में आने के बाद उसने मां की धूप ये कहते हुए छीन ली थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि इससे उसे मतली आती है। इसके बाद डिफेंस डिवीजन निवास के भीतर किसी को भी यह धूप जलाने की अनुमति नहीं थी। सभी सेवक जानते थे कि यह नई ब्याहता सेकंड मैडम का फर्स्ट मैडम के सामने अपनी ताकत दिखाने का तरीका था। फिर उसके उस अच्छे पति ने क्या किया? उसने हर तरह से लेडी सू की रक्षा की और यहाँ तक कह दिया कि लेडी सू का स्वास्थ्य कमजोर है और उसकी तुलना मां से नहीं की जा सकती। लेडी सू का स्वास्थ्य कमजोर था, पर क्या उसकी मां का स्वास्थ्य कमजोर नहीं था? उस समय मां पहले ही अपने अंत के करीब थी। उनका पूरा जीवन एक महिला सेनापति के रूप में युद्ध के मैदान में बीता था। वे न्यायपूर्ण और वास्तव में हेलियन परिवार की मुखिया थीं, फिर भी उन्हें एक अगरबत्ती जलाने का अधिकार तक नहीं दिया गया। कोई नहीं जानता था कि वह स्थिति कितनी दुखद थी। छोटी वेई अपनी पोशाक के एक कोने को भींचती और शून्य में ताकती रहती, अपनी मां के जीवन को इस तरह घटिया और दयनीय तरीके से खत्म होते देखती रही, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। दिल की गहराई में बसी इस याद ने वेई की आंखें कसकर बंद कर दी। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी पुतलियां साफ और चमकदार हो चुकी थीं। पहले चाहे जो भी रहा हो, वह जो पुनर्जन्म ले चुकी है, निश्चित रूप से उन सभी चीजों पर फिर से नियंत्रण पा लेगी जो मूल रूप से उसकी थी। जब वह ये सोच ही रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वेई ने तुरंत अपने शरीर के भीतर की सारी मारक आभा किलिंग ऑरा को रोक लिया और आंखें ऊपर उठाकर सामने देखा। उनका पूरा शरीर सफेद सेबल फर वाले चोगे से ढका था। बैली जिया जुए कुर्सी पर टिके हुए आलसी मुद्रा में बैठे थे। उनके चोगे की क्लासिक शैली की आस्तीन किसी खिले हुए फूल की तरह खुली थी, जो उनकी जेड जैसी कलाई के साथ विपरीत लग रही थी। वे अपने हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ स्क्रॉल पलट रहे थे, सिर से पांव तक सुंदर, ऊंचे और विरक्त। वेई को लगातार महसूस हो रहा था कि तीसरे राजकुमार की हर सामान्य हरकत किसी मैगजीन के कवर पर आने के योग्य है। दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति आधुनिक समय का स्टार नहीं बन सका। शायद वेई की नज़र को महसूस करते हुए बैली जिया जुए की आंखों ने उसकी ओर देखा। उसके बाद उन्होंने घोड़े की गाड़ी के भीतर एक छोटा लकड़ी का बक्सा खोला। उनकी लंबी उंगलियों ने बक्से के अंदर टटोला और फिर लापरवाही से वेई की ओर टंगस्टन हथियारों के कुछ पुर्जे फेंक दिए। उनका इरादा उसे उनके साथ खेलने देने का था। वेई की भौहें उच्च की और वह अपने हाथ में टंगस्टन धातु को घुमाने लगी। अफवाहें सच में गलत नहीं थीं। तीसरे राजकुमार की हर चीज को केवल पैसों से नहीं मापा जा सकता था। वे जो चीजें सामान्य रूप से इस्तेमाल करते थे या खाते भी थे, वे वॉर ड्रैगन एम्पायर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की थीं। सिर्फ इस घोड़े की गाड़ी को देखकर ही कोई बहुत कुछ समझ सकता था। जेड की मेज, चाशनी वाले फल, चाय का नाश्ता, शतरंज की बिसात, ग्रंथ और इसी तरह हर जरूरत की चीज बिना किसी अपवाद के तैयार थी। उच्चतम गुणवत्ता की सभी प्रकार की वस्तुएं, जिनका मूल्य काफी अधिक था, और यह केवल थोड़े पैमाने पर शानदार नहीं था। वेई भी डरने वाली नहीं थी।
शालीनता के साथ उसने ओस्मंथस पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही पेस्ट्री मुंह में गई, वह मून की सुगंध और सूखे नाशपाती के टुकड़ों के स्वाद में बदल गई। वह अनूठा स्वाद मुंह में घुल गया, जिससे उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे वह उसका आनंद ले रही हो। गाड़ी में होने के कारण और पिछली रात की बातों के चलते आज वे ने अपने चेहरे पर वह काला रस नहीं लगाया था जिससे लोग उसे आसानी से गलत समझ लेते थे। इस कारण वह बहुत सुंदर लग रही थी, खासकर जब वह मुस्कुराती थी। वह पानी से छनकर आती शरद ऋतु की रोशनी की तरह स्थायी रूप से आकर्षक थी। सामान्य लड़कियां जीत के लिए कोमल सुंदरता पर निर्भर करती हैं, लेकिन वह अलग थी। उसका हर हिस्सा आकर्षण और चरित्र से सजा था। जब भी उसकी काली फिनिक्स के आकार की आंखें किसी को देखती थीं, उनमें हमेशा एक जिद की झलक होती थी। तो पता चला कि एक महिला का शरीर इस तरह से भी लोगों पर गहरी छाप छोड़ सकता है। सबसे बढ़कर पानी से भीगे वे पतले होंठ जो थोड़े नम दिख रहे थे, पूरी तरह से लुभावने थे। बेली जिया जुए की आंखें गहराई में थोड़ी छिप गईं। जैसे ही वे वह मीठी मिठाई खा रही थी, उसने देखा कि उसके सामने बैठा व्यक्ति, तीसरा राजकुमार जो पढ़ रहा था, सीधे उसे देख रहा है। क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? ये फिर से वही शुद्ध और कुलीन रौबदार आवाज थी जो किसी व्यक्ति की हड्डियों तक उतर जाए। वे ने मान लिया कि तीसरे राजकुमार का सवाल जरूर किसी और चीज की तैयारी बेट होगा। इसके बाद वे निश्चित रूप से कहेंगे कि वह एक सूअर की तरह है जिसे लगता है कि वह जो कुछ भी खाती है वह स्वादिष्ट है। वह उनके जाल में नहीं फंसने वाली। इसीलिए वे ने चतुराई से कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह था जो तीसरे राजकुमार ने आगे किया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने एक हाथ से ग्रंथ पकड़ा और अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली ताकि वह उसके हाथ में बची हुई आधी ओस्मंथस पेस्ट्री को अपने उदासीन पतले होठों तक ले जा सके और उसे खा लिया। यह दृश्य देखकर वे का शरीर जैसे जम गया। उसे क्यों लगा कि तीसरे राजकुमार की यह क्रिया कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ इंटीमेट थी। इसके अलावा जो चीज वह खा रही थी वही उन्होंने खा ली। यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन स्पष्ट रूप से तीसरे राजकुमार अभी भी एक ऊंचे और ठंडे मेल गॉड की तरह देख रहे थे जो नश्वर लोगों का भोजन नहीं खाएंगे। इसने वे को एक पल के लिए अपना हाथ पीछे खींचने में असमर्थ बना दिया। अतीत में जब वह मिशन पर होती थी तो ऐसा नहीं था कि उसने और उसके साथियों ने कभी एक ही बिस्कुट साझा न किया हो। शायद वह बस ज्यादा सोच रही थी। जैसे ही वे ने अपने दिल में मामला सुलझाया, गाड़ी के पहिए ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज पर चढ़ गए हों, क्योंकि वे अचानक ऊपर उठे और हिल गए। एक हाथ में उसने चाय का प्याला पकड़ा था जबकि दूसरा हाथ उस व्यक्ति ने थाम रखा था। इस थोड़े समय के दौरान उसने अपना संतुलन खो दिया, फिर भी वह खुद को स्थिर करने के लिए अपना बायां हाथ नहीं फैला सकी क्योंकि तीसरा राजकुमार वहां बैठा था। उसने अनिच्छिक रूप से उस व्यक्ति से बचने के बारे में सोचा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे उससे एक कदम तेजी से आगे निकलेंगे क्योंकि उन्होंने उसके पूरे शरीर को खींचकर अपनी छाती से सटा लिया। एक परिष्कृत पुरुष की हल्की सुगंध तुरंत उसकी नाक में भर गई, जैसे बर्फीला कमल जो घोड़े की गाड़ी के भीतर अपनी सांसें छोड़ रहा हो, जिसमें अपने अकेलेपन के भीतर एक शीतलता थी। क्या हुआ? उनकी आवाज बहुत उदासीन थी, उसमें कोई भावना सुनाई नहीं दे रही थी। खिड़की के बाहर खड़े व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उत्तर दिया, महामहिम को सूचित कर रहा हूं, हमें नहीं पता कि इस पहाड़ी रास्ते पर किसने बड़ा पत्थर रखा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेली जिया जुए ने अपनी आंखें झुकाईं और उसे देखने के लिए सिर नीचे किया। उनकी रूमानी सुंदर आंखें उसकी आंखों से फिसलकर उसकी अस्त व्यस्त गर्दन के कॉलर पर गिर गईं और उनकी गहराई में छिपी पुतलियां और नीचे डूब गईं। उनका हाथ तब उसकी कमर को ढांक लिया, जहां वह उसके कपड़ों से होकर आती गर्माहट को महसूस किए बिना नहीं रह सकी, जिससे उसके शरीर का तापमान एक पायदान बढ़ गया। वह ये भी नहीं कह सकती थी कि यह अनजाने में था या जानबूझकर कि उनकी एक उंगली वास्तव में उसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर रगड़ गई। वे ने अपने पूरे शरीर को कांपते हुए महसूस किया क्योंकि वह सुन्न कर देने वाली भावना उसकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर उसके चारों अंगों में फैल गई। बेली जिया जुए ने स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया महसूस की और उनकी आंखों में रोशनी की हलचल हुई। उन्होंने अचानक एक हल्की, अहंकारी और राक्षसी मुस्कान बिखेरी। उनकी चुंबकीय गहरी आवाज में धातु जैसी बनावट थी, ठीक उसी तरह जैसे उच्चतम गुणवत्ता वाले चेलो का स्वर होता है। इतनी संवेदनशील वे ने अपनी आंखें उठाई, केवल धूप को उस शरीर पर हल्का सा गिरते हुए देखा, जो कभी गहराई से तो कभी हल्के रूप में उनके शरीर की बनावट को उकेर रही थी, जो न्यायपूर्ण और राक्षसी दोनों था, एक तलवार की तरह।
जब वे उसके कान के पास बोलने के लिए झुके तो चंदन की हल्की गंध में एक चौंका देने वाली बर्फीली ठंडक थी। यह आदमी केवल एक महिला के आत्मनियंत्रण को चुनौती देने के उद्देश्य से पैदा हुआ था। वे ने इसके बारे में पहले ही सुना था। खबरों के अनुसार घोस्ट पैलेस में रहने वाला वह व्यक्ति जब तक वह चाहे किसी भी युवती को सुन्न कर सकता था और पिघला सकता था। दुख की बात है कि वह किसी भी युवती जैसी नहीं थी। वे का शरीर मुड़ा। उसकी गति ने उसे खूबसूरती से बैठने की स्थिति में सीधा कर दिया और वह उदासीन स्वर में बोली, महामहिम ने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया। मेरी कमर पर बस थोड़ी खुजली हो रही थी और सड़क का ये छोटा हिस्सा वास्तव में बहुत उबड़ खाबड़ था। महामहिम को मुझसे थोड़ा दूर हट जाना चाहिए, वरना कुछ ही पलों में आपकी उंगली में कोई समस्या हो सकती है।